यूं तो मुंबई शहर को माया नगरी कहा जाता है, जहां हर कोई अपने सपनों की उधेड़ बुन में लगा हुआ था। इस शहर की खासियत ही यही थी कि छोटे शहरों से आने वाले लोग भी यहाँ की तेज रफ्तार की जिंदगी में रच बस जाते हैं। शहर की इस चकाचौंध ने यहाँ के लोगों को मानो मशीन ही बना दिया है। छोटे शहर से आया राघव राठौर काला और सफेद सूट पहने इस शहर के मशहूर मेरेडियन होटल के बैंक्वेट हॉल में दीवार के सहारे खड़ा था। वो आज की पार्टी में आए लोगों को बेमन से देख रहा था। राघव ने धीमी आवाज में कहा, अगर मुझे अपनी वाइफ के कहने पर बर्थडे गिफ्ट नहीं लेना होता तो मैं इस जगह आकर ये बेतुके काम कभी नहीं करता। पार्टी में आए हुए गेस्ट और उसकी खुद की जिंदगी का अंतर उसे साफ दिखाई दे रहा था। उसे याद आ रहा था कि 2 साल पहले जब वो अपनी कमांडो की नौकरी छोड़कर यहाँ शादी करने के लिए आया था, उसके बाद से उसकी जिंदगी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था। इन 2 सालों में कभी भी उसकी जेब में 1000 रुपए से ज्यादा नहीं बच पाए और शायद यही बात थी जो उसे हमेशा अंदर ही अंदर कचोटती थी। उसके जीवन में हाल फिलहाल कई तरह की परेशानियां थीं, लेकिन जब जब वो अपनी खूबसूरत बीवी को याद किया करता था, मानो जैसे उसकी परेशानियां उसे धुएं के बादल की तरह गायब होती दिखती थीं। हालांकि उसे इस बात का अफसोस भी था कि वो आज तक अपने ही कमरे में अपनी ही बीवी से अलग सोया करता था। तभी अपने ख्यालों में खोए हुए राघव को एक आवाज सुनाई दी, राघव, रूम नंबर 888 में ये खाना पहुंचा कर आओ, और हाँ, ध्यान रहे किसी भी गेस्ट को तुम्हारी वजह से कोई तकलीफ ना हो, वरना तुम जानते ही हो। मैनेजर ने राघव से सख्त आवाज में कहा। राघव ने मैनेजर से कहा, हाँ मैं समझ गया हूं, आप क्यों इतना गर्म हो रहे हो। राघव के इस जवाब से मैनेजर को और गुस्सा आ गया और उसने राघव से कहा, क्योंकि तुम्हारे एक बार में कुछ भी समझ आता ही नहीं है। अगर मुझे अभी स्टाफ की कमी नहीं होती तो सबसे पहले मैं तुम्हारे जैसे नकारा को नौकरी से निकाल देता। मैनेजर को राघव के काम के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि उसे हमेशा ऐसा ही लगता था जैसे वो इस काम के लिए बना ही नहीं था। मैनेजर को यह बात बहुत अच्छे से पता थी कि उनका होटल मुंबई का बहुत नामचीन होटल था और यहाँ बहुत अमीर लोग ही आया करते थे, इसलिए उन्हें अपने वेटर्स के तौर तरीकों पर खास ध्यान देना होता था। मैनेजर को यह समझ नहीं आता था कि आखिर राघव जैसा आदमी यहाँ कैसे सिलेक्ट हो गया था। उसके हिसाब से तो राघव का एटीट्यूड इस हाई फाई होटल में काम करने के लिए सही नहीं था। मैनेजर पीछे मुड़ा और उसने अपनी जेब से 5000 रुपए निकाले और उन्हें देखते हुए खुद बोला, सिर्फ इस टिप की खातिर मैं तुम्हें वहां जाने दे रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यह तुम्हारे लिए बहुत अनलकी होने वाला है। ये पैसे उसे टिप के तौर पर 888 रूम वाले गेस्ट ने दिए थे, लेकिन शर्त यह थी कि रूम सर्विस के लिए सिर्फ और सिर्फ राघव को ही भेजा जाए। मैनेजर तो यह सोचकर हैरान था कि आखिर इतने अमीर लोग राघव को कैसे जानते थे। वो ये भी सोच रहा था कि कहीं राघव ने उनसे पहले कोई बदतमीजी तो नहीं कर दी थी और उसका बदला लेने के लिए उसे वहां बुलाया जा रहा था। खैर, मैनेजर को इन सभी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं राघव अब सर्विंग ट्रॉली टेबल को लेकर रूम 888 की तरफ बढ़ गया। राघव चलते चलते टेबल पर रखे हुए सामान को देखते हुए खुद से बोलने लगा, इसे कहते हैं पार्टी के लिए परफेक्ट मील। लगता है बहुत ही ज्यादा अमीर लोगों की पार्टी है, तभी इतनी महंगी वाइन भी है। जैसे ही वो रूम नंबर 888 के बाहर पहुंचा तो उसने अपनी टाई को ठीक किया। उसे याद था, उसे कई बार बताया गया था कि उसे अब इस नौकरी में सीरियस दिखना होगा, इसलिए वो शिकायत का मौका नहीं देना चाहता था। उसने डोरबेल बजाई और सर्विंग ट्रॉली टेबल को दरवाजा खोलकर अंदर की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही वो दरवाजे से थोड़ा अंदर गया तो उसने देखा कि अंदर एक बहुत तेज रोशनी आ रही है, इसलिए वो अंदर खड़े लोगों को ठीक तरह से देख भी नहीं पा रहा था। तभी एक आवाज आई, अरे वाह, अब तो वाइन भी आ गई है, अब होगी सही मायने में पार्टी। राघव ने देखा कि एक लंबा नौजवान उसके सामने खड़ा था और वो अपने पास खड़ी लड़की से ये कह रहा था, लेकिन अभी तक उसे इस लड़की का चेहरा नहीं दिख पाया था, क्योंकि रोशनी काफी तेज थी और कमरे में शोरगुल भी बहुत था। जब राघव ने उस आदमी को देखा था तभी वो समझ गया था कि यह आदमी कोई बहुत अमीर बाप का बेटा होगा। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि शहर के अमीर बिजनेसमैन रतन बेदी का इकलौता बेटा मॉरिस बेदी था, जिनकी कंपनी करोड़ों की थी। मॉरिस को अपने बाप के पैसे पर बहुत घमंड था और इसी के चलते वो एक काफी रंगीन मिजाज था। मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ, एक लड़की ने कहा।
राघव की नजर उस खूबसूरत आवाज की तरफ गई तो उसने देखा कि बहुत खूबसूरत लड़की दूसरी तरफ देखकर बोल रही थी। राघव की नजर उस खूबसूरत आवाज की तरफ गई तो उसने देखा कि बहुत खूबसूरत लड़की दूसरी तरफ देखकर बोल रही थी। जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो उसकी नजरें राघव से मिली और फिर क्या था, राघव, तान्या। उन्होंने एक दूसरे को जैसे ही देखा वो हैरान रह गए थे। राघव को विश्वास ही नहीं हुआ कि उसकी वाइफ तान्या आज उसके सामने यहां खड़ी थी। वो तान्या को देखकर सन्न रह गया था। उसने तान्या से पूछा, तुम यहां क्यों आई हो? आज अपनी ही वाइफ को किसी होटल के कमरे में पराए मर्दों के बीच देखकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। तान्या भी राघव को यूं अचानक देखकर बहुत घबरा गई थी। हालांकि वो आज यहां बिजनेस डील करने के लिए आई थी, लेकिन उसे ये अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि राघव उसके सामने आ जाएगा। मॉरिस को यह सब बहुत अजीब लग रहा था कि कैसे एक 2 कौड़ी का वेटर तान्या से इतने हक से बात कर रहा था। उसने राघव से गुस्से में पूछा, तू कौन है? तेरी हिम्मत कैसे हुई इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन से इस तरह सवाल पूछने की? तभी एक दूसरी लड़की ने मॉरिस से कहा, मिस्टर मॉरिस, आप गलत समझ रहे हैं। दरअसल ये जो आपके सामने खड़ा है वो है तान्या का हस्बैंड। ये लड़की और कोई नहीं बल्कि याशी थी, जो कि तान्या की बेस्ट फ्रेंड होने के साथ साथ उसकी कंपनी में पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजर भी थी। आज याशी ही तान्या को यहां लेकर आई थी क्योंकि अभी उनकी कंपनी को फंड्स की जरूरत थी। मॉरिस को याशी की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने कहा, याशी, मुझे लगता है तुम्हें यहाँ कुछ गलत फहमी हो गई है। ये वेटर आखिर तान्या का हस्बैंड कैसे हो सकता है? पार्टी में मौजूद सभी लोग अब सिर्फ राघव की तरफ ही देख रहे थे। किसी को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ये नॉर्मल सा दिखने वाला वेटर इतनी हसीन लड़की का हस्बैंड कैसे हो सकता था। हर कोई यही पूछ रहा था। याशी ने आगे और कुछ नहीं कहा क्योंकि वो चाहती थी कि अब तान्या सबके सवालों के जवाब दे। तान्या को अब ऐसा लग रहा था कि सबकी सवालिया निगाहें उसकी चुप्पी तोड़वा कर ही रहेंगी। तान्या को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ उसे गुस्सा आ रहा था तो दूसरी तरफ उसे बहुत ही हेल्पलेस और शर्म महसूस हो रही थी। वहीं राघव बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। वो ये देखना चाहता था कि तान्या क्या कहने वाली थी। उसने सोच भी लिया था कि अगर तान्या ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया तो वो यहां से बिना कुछ कहे चला जाएगा, क्योंकि ये एक सीक्रेट शादी थी और इस शादी के बारे में कुछ ही लोगों को पता था। उसे यही लगा था कि तान्या उसे इतने लोगों के सामने कभी नहीं अपनाएगी। तान्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ही इज माई हस्बैंड। तान्या इस बात को मानने से इनकार करना चाहती थी, लेकिन फिर उसने सबके सामने अपने रिश्ते को कबूल कर लिया था। उस रूम में मौजूद हर एक इंसान बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि उन दोनों का कोई भी मेल नहीं था। याशी को लगा था कि तान्या मना कर देगी, लेकिन उसे भी हैरानी थी कि कैसे उसने सबके सामने राघव और अपने रिश्ते को अपना लिया था। राघव ने खुद से कहा, लगता है मैं भी अभी तक अपनी वाइफ को नहीं जान पाया हूं। उसे खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि तान्या ने उसे सबके सामने अपना हस्बैंड कहा था। उस कमरे में खुसर पुसर शुरू हो गई थी। किसी ने कहा, आखिर कंपनी तो लॉस में जाएगी ही क्योंकि इनका तो पति बिल्कुल नकारा है। किसी और ने कहा, इसकी क्या औकात है, अगर मैं इसकी जगह होता तो अभी तक खुद को मार लेता, और इसे देखो कितना बेशर्म है। हर कोई राघव को कुछ ना कुछ सुना रहा था। याशी को यह सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि वो यही चाहती थी। वो अब देखना चाहती थी कि तान्या अब क्या करेगी और अपना सर इतने लोगों के बीच कैसे उठा पाएगी। याशी तान्या से तब से जलती है जब से वो दोनों कॉलेज में साथ थे। उसे लगता था कि वो तान्या से किसी भी लहजे में कम नहीं थी, लेकिन उसे जिंदगी में आज तक सब कुछ तान्या से कम ही मिला था। आज इसीलिए उसने ये पार्टी इस होटल में रखवाई थी क्योंकि उसे पता था कि राघव यही काम करता था। तो उसने मैनेजर को बोलकर उसे कमरे में भिजवाने के लिए कहा था ताकि वो तान्या को सबके सामने शर्मसार होते हुए देख सके। तभी तान्या ने मॉरिस की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर मॉरिस, आई एम सॉरी, आज मैं आपसे और बात नहीं कर पाऊंगी। ये मीटिंग हम कभी और कंटिन्यू करेंगे। तान्या यह कहकर उठ गई और वहां से जाने लगी। याशी ने तान्या से कहा, तुम अभी ऐसे नहीं जा सकती हो तान्या, ये हमारी कंपनी के लिए ठीक नहीं होगा। तभी मॉरिस ने तान्या से कहा, तुम ऐसे नहीं जा सकती हो तान्या, अगर तुम ये करना चाहती तो मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हारी कंपनी की कुछ मदद कर पाऊंगा। मॉरिस बिल्कुल नहीं चाहता था कि तान्या अभी यहां से जाए।
क्योंकि वो तान्या को बहुत पसंद करता था। उसे तान्या बहुत ही कॉन्फिडेंट लगती थी। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि वो शादीशुदा होगी, और वो ये बात बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उसके सीने में जैसे आग ही लग गई थी। मॉरिस की बात सुनकर तान्या ने उससे कहा, मिस्टर मॉरिस, आप हमारी मदद कर रहे हैं तो आपको भी प्रॉफिट मिलने वाला है, तो ये डील है, ना कि कोई किया हुआ एहसान। तान्या ने बिना डरे अपनी बात मॉरिस से कह दी थी, जिसे सुनकर याशी को लगा कि मॉरिस नाराज भी हो सकता है। इसलिए वो तान्या को थोड़ा साइड में लेकर गई और उसे समझाने लगी। उसने तान्या से कहा, तान्या, ये तू क्या कर रही है? मॉरिस ने हमारी कंपनी की पिछले 6 महीनों से बहुत मदद की है, और आज तो उनसे पहली बार मिलकर ये सब बोल रही है। मैंने कितनी मुश्किल से मीटिंग अरेंज करवाई थी, और तू सब खराब करने पर क्यों तुली हुई है? पिछले 6 महीनों से मैंने ये सब बैलेंस किया है, और तुझे पता है ना, अगर उसने हमारी मदद करना छोड़ दिया तो हमारी कंपनी का क्या होगा? उसने गहरी सांस ली और राघव की तरफ इशारा करते हुए आगे कहा, तू इसकी वजह से यहां से जा रही है तो ऐसा मत कर, क्योंकि तुझे भी पता है कि आज नहीं तो कल तू इसे डिवोर्स देने ही वाली है। आखिर याशी ने ऐसा क्यों कहा था कि तान्या राघव को डिवोर्स दे देगी? आखिर क्यों राघव और तान्या ने अपनी शादी को सीक्रेट रखा था? याशी तान्या के साथ किस तरह की दोस्ती निभा रही थी? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी, और इन सभी की लाइफ में आगे क्या होने वाला है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए राघव बन गया जेंटलमैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राघव जिस होटल में वेटर का काम करता था, याशी भी तान्या को उसी होटल में मीटिंग के लिए लेकर आई थी। उसका इरादा तान्या को सबके सामने शर्मसार करने का था। मॉरिस और उसके साथियों ने राघव को बहुत सुनाया और उसे नाकारा करार कर दिया था। ये सब देखकर तान्या वहां से जाने लगी तो मॉरिस उसे डराने की कोशिश कर रहा था। याशी ने तान्या को समझाया कि वो मॉरिस की बात मानकर यहां से ना जाए, क्योंकि वो अपने इस नाम के पति को डिवोर्स तो देने ही वाली थी। याशी ने तान्या से कहा, ये जिसे तुम अपना पति कह रही हो वो किसी काम का है नहीं वैसे भी। तान्या आज जो भी हुआ उससे वैसे भी बहुत ज्यादा परेशान थी और आगे अब कुछ नहीं सुनना चाहती थी। इसलिए उसने याशी से कहा, याशी, मैं अब तुमसे इस बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ, क्योंकि अभी तो ये मेरा हस्बैंड है। तान्या याशी के जज्बात समझ रही थी और वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन उसे याशी के इरादों की भनक भी नहीं थी। याशी ने तान्या की बात सुनकर उससे कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे तान्या। वहीं मॉरिस अभी नहीं चाहता था कि तान्या यहां से किसी भी कीमत पर जाए। वो देख रहा था कि याशी तान्या को नहीं मना पा रही थी, इसलिए अब वो चुपचाप नहीं बैठ सकता था और उसे अपना असली रंग दिखाना ही पड़ा। मॉरिस ने कहा, जब तुम्हारी मर्जी हो तब तुम आओ और जब मर्जी हो जाओ, मुझे तुमने क्या समझ रखा है? उसने अपने साथियों से दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ दरवाजा बंद करो जाकर, मैं भी देखता हूं कि कौन बिना मेरी मर्जी के बाहर जाएगा आज। तभी उसके 2 मुस्टंडे साथी दरवाजे को बंद करके खड़े हो गए थे। तान्या को यह सब बहुत ही अटपटा लगा, तो उसने तुरंत गुस्से में मॉरिस से कहा, ये क्या कर रहे हो? इन सब बातों का क्या मतलब है? मॉरिस ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम इतनी सती सावित्री बनने की एक्टिंग क्यों कर रही हो? जब तुमने यहां आने के लिए हाँ किया था तो तुम्हें इतना तो पहले से ही पता होगा ना कि आज यहां क्या क्या होने वाला होगा, तो इतनी भोली मत बनो। मॉरिस ने पहले ही मन बना लिया था कि आज की रात वो तान्या के साथ बिताएगा, और अब जब तान्या यहां आकर मना कर रही थी तो ये बात उसे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। ये सुनकर राघव भी चुप नहीं बैठ पाया। उसने मॉरिस को गुस्से से कहा, तुम्हें मेरी वाइफ की कंपनी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ये सब सॉल्व कर सकता हूं, तो तुम इससे दूर रहो। ये सुनते ही मॉरिस और उसके साथी जोर जोर से हंसने लगे। मॉरिस ने हंसते हुए कहा, अरे सब ध्यान से सुनो, ये क्या कह रहा है? और फिर से बहुत तेज हंसने लगा और फिर राघव से कहा, तू पूरी जिंदगी भी कमा ले तो भी इस कंपनी की मदद नहीं कर पाएगा। एक दिन का कितना कमा लेता है तू? 200 या 300? हाँ। मॉरिस ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो सभी लोग हंसने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो राघव ने खुद अपना मजाक खुद ही बनवा लिया था। राघव ने कहा, मैं क्या कमाता हूं क्या नहीं ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। राघव अपनी बात बोलकर हंस दिया। यह देखकर कि अब बात बहुत आगे बढ़ रही थी, तान्या ने राघव से कहा, तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरी कंपनी कितनी लॉस में है?
जोश में आकर जो तुम ये सब बोले जा रहे हो उससे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा मजाक जरूर बन रहा है। तान्या को अब बहुत शर्म महसूस हो रही थी, क्योंकि मॉरिस की तुलना में उसका हस्बैंड कुछ नहीं था। राघव को यह बात सुनकर बहुत बुरा महसूस हुआ कि उसकी वाइफ भी उसे लूजर ही समझती थी। तभी मॉरिस ने राघव से कहा, तूने सुना जो तेरी वाइफ ने अभी अभी कहा? वो भी तुझे और तेरी औकात को जानती है, और अब अपनी औकात में रह। इधर आ और ये वाइन को खोल, वरना तेरे लिए ठीक नहीं होगा। ये बोलते ही मॉरिस जोर जोर से हंसने लगा। तभी मॉरिस के एक साथी ने कहा, ये तो लंगूर के हाथ में अंगूर जैसी बात हो गई है। राघव कुछ कहना ही चाह रहा था कि तान्या बीच में ही बोल पड़ी, जो बोलना था बोल दिया और जो सुनना था सुन लिया, अब हम यहां से जा रहे हैं। जा रहे हैं? मॉरिस ने कहा। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि तान्या को अभी तक ये क्यों नहीं समझ आ रहा था कि वो उसे आज यहां से नहीं जाने देगा। मॉरिस ने आगे कहा, क्या तुम इतनी नासमझ हो या बस दिखावा कर रही हो कि तुम बहुत भोली हो? आज तो तुम्हें मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हें लग भी कैसे रहा है कि तुम इस दरवाजे से बाहर जा पाओगी? यह कहते ही मॉरिस खड़ा हुआ और उसने तान्या का हाथ पकड़ लिया था। यह देखकर राघव का खून खौलने लगा। उसने गुस्से में मॉरिस से कहा, अपने ये गंदे हाथ हटा। राघव ने मॉरिस की कलाई को अपने हाथ से पकड़ लिया था। उसके हाथ इतने सख्त थे कि मॉरिस को लग रहा था कि जैसे किसी लोहे की चीज ने उसकी कलाई को पकड़ लिया है। उसे बहुत दर्द होने लगा और वो दर्द से चिल्लाते हुए अपने साथियों से बोला, पकड़ो इसे। यह सुनते ही उसके साथी राघव की तरफ बढ़े और बोलने लगे, छोड़ दे बॉस को। लेकिन राघव जैसे उनकी बातों से बेखबर था। उसने मॉरिस का हाथ नहीं छोड़ा था और मॉरिस दर्द से करहा रहा था। तभी एक साथी आगे आया और उसने डाइनिंग टेबल पर पड़ी वाइन की बोतल उठाई और बिना किसी झिझक के राघव के सिर पर दे मारी। जैसे ही बोतल राघव के सिर से टकराई तो जोर से आवाज आई और बोतल के टुकड़े टुकड़े हो गए थे। राघव के सर से वाइन और खून दोनों एक साथ टपकने लगा था, लेकिन अभी उसे इस दर्द का बिल्कुल असर नहीं हो रहा था। यह देखकर तान्या ने जोर से बोला, राघव। तान्या और राघव पिछले 2 सालों से साथ रह रहे थे, और आज जब उसने राघव को इतनी तकलीफ में देखा था तो उसकी चीख अपने आप निकल गई थी। राघव ने उसका हाथ छोड़ दिया और तभी मॉरिस ने उससे कहा, तुझे तो मैं सबक सिखाऊंगा। मॉरिस ने उसको 2 मुक्के मारे, लेकिन राघव टस से मस नहीं हुआ और इसी बात से उसे और गुस्सा आ गया। मॉरिस ने कहा, मैं तुझे एक आखिरी मौका दे रहा हूं कि मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग ले, मैं तुझे माफ कर दूंगा। ये सुनते ही तान्या ने कहा, मिस्टर मॉरिस, अब यह बहुत ज्यादा हो रहा है। तभी मॉरिस ने हंसते हुए कहा, अभी मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अब मैं बताऊंगा इस 2 कौड़ी के आदमी को कि मॉरिस बेदी से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ये सुनकर तान्या को बहुत बुरा महसूस हुआ, क्योंकि आज अगर उसका पति भी लायक होता तो उसे यह सब कभी नहीं सुनना पड़ता। राघव ने मॉरिस से गुस्से में कहा, किसी के बारे में यह सब बोलना कभी कभी बहुत महंगा साबित होता है। राघव को अभी गुस्सा तो बहुत आ रहा था, फिर भी वो अभी चुप था, क्योंकि अपने दादा के साथ किया गया वादा उसे तोड़ना नहीं था। राघव की बात पर हंसते हुए मॉरिस ने कहा, अच्छा तो अब तो मुझे बताएगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मॉरिस अब राघव को सबक सिखाना चाहता था, इसलिए उसने अपने आदमियों से इशारा किया कि वो सभी राघव को घेर ले। उसके इशारा करते ही उसके साथी राघव को घेर कर खड़े हो गए थे और उन सभी के हाथों में एक एक वाइन बॉटल थी। यह देखकर याशी बहुत डर गई थी, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि जो उसने किया था उसका कुछ ऐसा रिजल्ट भी हो सकता था। याशी ने राघव को समझाते हुए कहा, राघव, ज्यादा बहादुर बनने की जरूरत नहीं है। जैसा मिस्टर मॉरिस बोल रहे हैं वैसा कर लो और वो तुम्हें माफ भी कर देंगे, लेकिन अगर तुमने उनकी बात नहीं मानी तो तुम्हें भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। याशी ने तान्या की तरफ देखते हुए कहा, तान्या तुम भी समझाओ ना राघव को। याशी ने खुद भी कोशिश की और तान्या से भी बहुत कोशिश करवाई, लेकिन राघव ने झुकने से इनकार कर दिया था। यह देखकर मॉरिस को बहुत गुस्सा आया और वो आग बबूला हो गया था। उसने अपने साथियों से कहा, जब तक ये मेरे सामने झुक नहीं जाएगा तब तक इसके सर पर ये बॉटल्स मारते रहो। फिर क्या था, कुछ ही देर में एक के बाद एक बॉटल से राघव के सिर पर वार किया गया, लेकिन देखने वाली बात यह थी कि राघव ऐसे खड़ा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। राघव पिछले 2 सालों से इतना चुप रह चुका था कि उसे लग रहा था कि आज उसे अपनी चुप्पी तोड़ने और खुद को जगाने के लिए यह दर्द बहुत जरूरी था। उसके सर से वाइन के साथ खून भी रिस रहा था और उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था।
ये देखकर तान्या जोर जोर से चिल्ला रही थी, मत मारो उसे, छोड़ दो, मत मारो। तान्या भले ही परेशान थी, लेकिन राघव बिल्कुल चुप खड़ा था और अभी तक वो मॉरिस के सामने झुका भी नहीं था। और यही देखकर मॉरिस और उसके साथी तमतमा गए थे। उन्होंने उसके सर पर 2 और बॉटल्स मारी। कमरे में खून, कांच और वाइन हर तरफ बिखरा हुआ था। तान्या की तरफ देखते हुए मॉरिस ने कहा, छोड़ दूं उसे, जाने दूं हाँ। ये बोलकर वो हंसने लगा। तभी उसके एक साथी ने कहा, बॉस इसका सर तो बहुत स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता कि इसे इस तरह हम डरा पाएंगे। वहां मौजूद सभी लोग ये बात समझ चुके थे कि आज राघव झुकने वाला तो नहीं था, क्योंकि इतनी मार खाकर भी वो अभी तक चुप खड़ा था। अगर उसकी जगह कोई और होता तो पहले ही हार मान चुका होता। याशी को डर था कि इसके बाद ये लोग ऐसे नहीं कि राघव के साथ और कुछ भी करने की प्लानिंग कर लें। इसलिए उसने मॉरिस से कहा, मिस्टर मॉरिस अब बस बहुत हुआ ये सब, प्लीज मेरे लिए इसे अब हम यहीं खत्म करते हैं। मेरी इतनी बात तो मान लीजिए, और कुछ नहीं तो मैं आपके साथ कहीं और चलकर आज की रात रह लूंगी। याशी आज कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार थी, क्योंकि यह सब उसका ही किया धरा था और वो नहीं चाहती थी कि यहां अब और ज्यादा खून खराबा हो। यह सुनकर मॉरिस की नीयत बदल गई और उसने कहा, यह तुमने कुछ ठीक बात की है और सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये करने वाला हूं। मॉरिस ने अपनी बात कही और याशी को कसकर पकड़ लिया। हालांकि वो यहां आया तो तान्या के लिए था, लेकिन अब उसकी नजरें याशी पर पड़ गई थी। थैंक यू मिस्टर मॉरिस, याशी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। याशी ने तान्या से कहा, तान्या तुम राघव को हॉस्पिटल ले जाओ। तान्या याशी को मॉरिस जैसे आदमी के साथ अकेले छोड़ने के लिए तैयार तो नहीं थी, लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था, क्योंकि याशी ने खुद अपने आप को उसके हवाले किया था। तान्या राघव को लेकर बाहर आई, लेकिन राघव ने हॉस्पिटल जाने से इनकार कर दिया था और बाथरूम में खुद को साफ करने चला गया था। तान्या भी इतने गुस्से में थी कि राघव को उसके हाल पर छोड़कर चली गई थी। राघव खुद को साफ कर होटल से बाहर आया और सड़क पर चलने लगा। तभी वहां एक बहुत महंगी गाड़ी आकर ठीक राघव के सामने रुकी। उसमें से एक आदमी निकला जिसने काला सूट पहना हुआ था। उसने बाहर निकलते राघव को रोका और उसने राघव को एक मोबाइल और एक कार्ड दे दिया। आखिर ये कौन था जिसने राघव को मोबाइल और कार्ड दिया? आखिर राघव ने अपने दादा से क्या वादा किया था? राघव और तान्या की ऐसे क्या मजबूरी थी कि वो इस नाम की शादी को निभा रहे थे? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? मॉरिस ने राघव को बहुत बेइज्जत किया, इसलिए तान्या वहां से जाना चाहती थी। उसे रोकने के लिए मॉरिस ने अपने असली इरादे और रंग दिखा दिए। उसके इशारे पर राघव को खूब मारा गया। थोड़ी देर में ही बात बहुत आगे बढ़ गई थी, तो आखिरकार याशी ने खुद मॉरिस को अपने साथ रात बिताने के लिए तैयार कर लिया और इसी बात पर मॉरिस ने तान्या को राघव के साथ जाने दिया। फिर राघव को बीच में छोड़कर तान्या घर चली गई। तभी सड़क पर एक आदमी कार में आया और कार रोककर उसने राघव के हाथ में एक मोबाइल और एक कार्ड दे दिया। उस आदमी ने कार्ड और मोबाइल देते हुए राघव से कहा, यह आपके लिए, अब टाइम आ चुका है जब यह आपको मिले। राघव उसे एक टक देख रहा था, क्योंकि उसने आज से पहले उस आदमी को कभी भी नहीं देखा था। यह मोबाइल देखने में बहुत ही अलग था और जो कार्ड उसे मिला था उस पर कोई लोगो भी नहीं बना हुआ था। उस महंगी गाड़ी के अंदर से कोई राघव को दे रहा था। राघव थोड़ा झुका और दरवाजे को खोलते हुए बोला, तुम जो कोई भी हो बाहर निकलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जैसे ही राघव ने अपनी बात पूरी की तो गाड़ी के अंदर बैठे आदमी ने राघव को एक जोर से लात मारी, जिससे वो सीधा नीचे गिर पड़ा था। वो आदमी चुपचाप गाड़ी से बाहर आया और उसने राघव को बहुत बुरी तरह पीटा। फिर वो आदमी वापस अंदर बैठ गया और अंदर बैठकर उसने राघव से कहा, आज के बाद जब भी कुछ बोलो तो सोच समझकर बोलना, सर ने तुम्हारे लिए यही मैसेज दिया है। उसकी बात खत्म होते ही गाड़ी तेज रफ्तार में वहां से चली गई थी। आश्चर्य की बात थी कि पिछले आधे घंटे में राघव दूसरी बार बहुत बुरी तरह पिट चुका था, लेकिन उसके माथे पर शिकन बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वो अभी बहुत खुश था और ये सोच रहा था कि अब उसका बुरा वक्त खत्म होने वाला था। राघव सड़क पर ही गिरा हुआ था कि तभी वहां उसके साथ होटल में काम करने वाला उसका दोस्त ललित आया।
ललित ने जैसे ही राघव को ऐसे सड़क पर पड़े हुए देखा तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने राघव को संभाला और कहा, भाई आज तेरा दिन ही खराब था। ये अमीर लोग होते ही ऐसे हैं, इन्हें लगता है कि जैसे हम वेटर नहीं बल्कि एक नौकर हैं। तेरी हालत तो बहुत खराब लग रही है यार। जहां ललित अपने दोस्त के लिए परेशान हो रहा था, वहीं उसका दोस्त राघव अभी भी मुस्कुरा रहा था। राघव ने ललित से कहा, ललित मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज मैं दोबारा जिंदा हो गया हूं, जैसे कि मुझ में जान आ गई है। यह कहते हुए राघव हंसने लगा। राघव की बातें और हंसी सुनकर ललित और उलझन में पड़ गया। उसे लग रहा था कि शायद मार का असर राघव के दिमाग पर हो गया है, इसलिए ये ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। उसने राघव से कहा, चल राघव हम हॉस्पिटल चल रहे हैं, तेरी हालत ठीक नहीं है। वहीं ललित की बातों को राघव ने जैसे अनसुना ही कर दिया था। उसने ललित को अपना कार्ड और मोबाइल दिखाते हुए कहा, तुझे पता है मेरे कार्ड में कितने रुपए हैं और ये जो मोबाइल देख रहा है। उसने मोबाइल को अपने हाथ में लिया और ललित को बहुत एक्साइटमेंट से दिखाते हुए कहा, और तुझे पता है इसमें कितने प्राइवेट नंबर्स हैं। राघव इतना खुश था कि उसे दर्द तकलीफ कुछ भी महसूस नहीं हो रही थी। राघव और ललित बात कर ही रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार से BMW गाड़ी आई और राघव के पैरों के पास आकर झटके से रुक गई। राघव ने गुस्से में कहा, कैसे चला रहा है, तुझे दिख नहीं रहा क्या मैं खड़ा हूं यहां। कुछ देर पहले तक राघव और उसके दादा के बीच हुआ वादा पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए राघव सर पर बोतल फूटने के बावजूद भी चुप था। पर अब चूंकि उसका वो एग्रीमेंट पूरा हो गया था और उसे अपनी चीजें भी वापस मिल गई थी, तो अब वो अपने मन की कर सकता था और अपना गुस्सा भी कहीं भी दिखा सकता था। उसके मन में अब कोई डर नहीं था। ललित ने जैसे ही राघव को चिल्लाते हुए देखा तो वो उसे शांत करवाना चाहता था, इसलिए उसने राघव से कहा, भाई जाने देना। ललित पिछले 4 साल से यहाँ काम कर रहा था और ये बात अच्छी तरह जानता था कि अमीर लोग राह चलते आदमियों को ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। उनके लिए ये सब दिल बहलाने की बात है। ये BMW और कोई नहीं बल्कि मॉरिस चला रहा था। उसने अपने पास बैठी आशी से कहा, ये तो मुझे तान्या का पति लग रहा है, ये जरूर यहाँ खड़ा होकर अपने आंसू पोंछ रहा होगा। मॉरिस ने गाड़ी की खिड़की नीचे की और हंसने लगा। तभी राघव ने दोबारा कहा, अगर हिम्मत है तो बाहर निकल, बाहर और सॉरी बोल मुझे। ललित ने गाड़ी में बैठे मॉरिस को देख लिया और वो उसे पहले से जानता था, क्योंकि मॉरिस होटल में कई बार आया करता था। वो जानता था कि मॉरिस एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। उसने जैसे ही ये सुना कि राघव उसको सामने से ललकार रहा था तो वो बहुत डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हमेशा शांत रहने वाला राघव को आज क्या हुआ है। ललित ने राघव को समझाते हुए कहा, राघव तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुझे पता भी है कि वो कौन है? तू क्यों आगे से पंगे ले रहा है? याशी को तो लगा था कि सब ठीक हो गया, पर जब फिर से मॉरिस और राघव का आमना सामना हुआ तो उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा और वो बहुत डर रही थी। राघव ने गाड़ी के बोनट के ऊपर लात मारकर कहा, बाहर निकल, क्या डर कर अंदर बैठा हुआ है? हिम्मत है तो बाहर आ। उसने फिर से एक और लात मारते हुए कहा, ये घटिया गाड़ी में क्या छुप रहा है? राघव ने इतनी तेज लात मारी थी कि गाड़ी के बोनट पर डेंट पड़ गया था। मॉरिस ने अंदर से गुस्से में कहा, क्यों अपनी मौत को बुलावा दे रहा तू? राघव ने फिर से कहा, क्या अंदर से बोल रहा है तू? बाहर आ, तुझे मैं बताता हूं। ललित ने बात को संभालने के लिए कहा, मॉरिस सर, मेरे दोस्त ने बहुत ज्यादा पी ली है और उसे बिल्कुल भी होश नहीं है, आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए। दरअसल इसे कुछ गलत फहमी हो गई है, इसलिए ही ये इतना कुछ बोल रहा है। मॉरिस ने ललित से कहा, इसे बोलो कि मेरे सामने झुककर माफी मांगे, वरना मैं इसे आज छोड़ने वाला नहीं हूं। मॉरिस अपनी बात कहकर गाड़ी से बाहर आ गया था और उसके पीछे याशी भी बाहर आ गई थी। तभी याशी ने राघव को समझाया, तुम क्यों मुझे और तान्या को मुसीबत में डाल रहे हो? अगर तुम अभी माफी मांग लोगे तो हमारी कंपनी डूबने से बच जाएगी। याशी की बात सुनकर मॉरिस का घमंड और बढ़ गया था और उसने राघव से कहा, सुना तूने ये क्या कह रही है? तेरी समझदारी इसी में है कि तू मुझसे माफी मांग ले, वरना तेरे पूरे खानदान को मैं बर्बाद कर दूंगा। लेकिन अब राघव कहाँ किसी की सुनने वाला था। ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर शेर का कलेजा आ गया था। उसे अब किसी का डर नहीं था। उसने मॉरिस से कहा, तूने आज जानबूझकर मुझे और मेरी वाइफ को नीचा दिखाया था ना, अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। यह कहकर वो हंसने लगा। उसकी हंसी मॉरिस को जहर लग रही थी। तभी याशी ने गुस्से में कहा,
तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए मैंने ये जानबूझकर किया था। तुम तो बस नाम के पति हो और एक नाकारा दामाद भी। मैंने तो बस तुम्हारी जगह याद दिलाई थी और कुछ नहीं। मैं चाहती थी कि तान्या को भी ये एहसास हो कि वो किस नालायक के साथ रह रही है। ये सुनते ही राघव को विश्वास नहीं हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि याशी तान्या के साथ कुछ ऐसा भी कर सकती थी, लेकिन अब वो कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि अगर वो तान्या को अभी जाकर बताएगा भी तो तान्या उसकी बात का विश्वास नहीं करेगी और वो उसे ही गलत समझेगी। मॉरिस को याशी की बातों से और हिम्मत मिली और उसने राघव से कहा, तेरे लिए अब यही बेहतर होगा कि तू चुपचाप अपनी वाइफ को मेरे साथ रात बिताने के लिए भेज दे। इससे तेरे दो फायदे होंगे, एक तो तेरी जान बच जाएगी और दूसरा कि मैं उसकी मदद कर दूंगा। आखिर तेरी जवान वाइफ की जवानी मेरे काम आएगी, तभी तो मैं भी उसके काम। मॉरिस अपनी बात खत्म करने ही वाला था कि राघव गुस्से में आगे बढ़ा और उसने मॉरिस के गाल पर जोर का तमाचा जड़ दिया। उस चांटे की गूंज इतनी तेज थी कि मॉरिस के कान बजने लगे और वो वहां मौजूद बाकी लोग ये देख सन्न रह गए। याशी और ललित को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। ललित को तो लग रहा था जैसे कि उसका दोस्त पागल हो गया था, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान ऐसा करने की सोच भी नहीं सकता था। मॉरिस ने गुस्से में राघव को मारने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा, तेरी ये मजाल। मॉरिस ने जैसे ही राघव को मारना चाहा तो राघव ने उसका हाथ पकड़कर मोड़ दिया और बोला, क्यों, तुझे मारना कोई जुर्म है क्या? तू देख अब मैं तेरी क्या हालत बनाता हूं। तभी ललित ने राघव को पीछे खींचा और मॉरिस से माफी मांगते हुए कहा, सर इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं, ये तो आज पागल हो गया है, आप प्लीज इसे माफ कर दीजिए। मॉरिस राघव को मारने के लिए फिर से आगे बढ़ रहा था तो याशी ने उसे पकड़ लिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि अब आगे और कुछ हो। मॉरिस ने उससे धक्का देकर दूर किया और बोला, मैं नहीं रुकने वाला हूं, अब मैं इसको सबक सिखाकर ही रहूंगा। जैसे ही राघव के पास पहुंचा तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उसे दूसरे गाल पर एक और तमाचा कसकर जड़ दिया। जैसे ही उसने दूसरी बार मॉरिस को मारा तो याशी जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो चुके हो क्या? मुझे तो लग रहा है कि आज तुम अपना दिमाग घर छोड़कर आए हो। राघव ने याशी से कहा, यह मेरा मामला है, तुम्हें इसमें सलाह देने की जरूरत नहीं है, तुम इससे दूर ही रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। याशी ने गुस्से में जवाब दिया, मेरी बात को इग्नोर मत करो क्योंकि तुम्हें पछताना पड़ेगा बाद में। तभी मॉरिस जोर से चिल्लाया, मैं तेरी जान ले लूंगा। वो राघव को लात मारने के लिए आगे आया, लेकिन राघव ने घूमकर उसे इतनी तेज लात मारी कि वो सीधा जमीन पर गिर पड़ा। मुझे मारना तेरे जैसों के बस का नहीं है, राघव ने मॉरिस से कहा और गुस्से में उसके सर पर अपना जूता रख दिया था। मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा, तू देख अभी क्या होने वाला तेरे साथ, मॉरिस ने राघव से कहा। तभी वहां 4-5 गाड़ियां आई और उसके अंदर से 5-6 मुस्टंडे बाहर निकले। ये देख ललित और याशी बिल्कुल सन्न रह गए थे और मॉरिस जोर जोर से हंसने लगा था। क्या राघव इतने लोगों से लड़ पाएगा या वहां से भाग जाएगा? क्या तान्या अपनी दोस्त याशी का असली चेहरा और मकसद जान पाएगी? आखिर राघव ने ऐसा क्यों कहा कि आज उसका दोबारा जन्म हुआ है? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी और इन सभी की लाइफ में क्या होने वाला है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें राघव बन गया जेंटलमैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। मोबाइल और कार्ड मिलते राघव के अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ गया था। मॉरिस ने राघव से फिर से पंगा लेने की कोशिश की, पर इस बार राघव ने भी उसकी हर बात का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस पर मॉरिस ने राघव को सबक सिखाने के लिए अपने कुछ और मुस्टंडे गुंडे बुला लिए। ये सब देखकर ललित और याशी बहुत घबराने लगे कि अब क्या होगा। देखते ही देखते गाड़ियों से 5-6 मुस्टंडे बाहर निकले। किसी के हाथ में हॉकी थी तो किसी के हाथ में कुछ और। उन्हें देखकर मॉरिस, जो अभी भी जमीन पर ही गिरा हुआ था, उसने राघव से कहा, अब देखिए लोग तेरा क्या हाल बनाएंगे। राघव को अभी किसी का डर नहीं था। उसने जवाब दिया, वो तो अब वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। उन गुंडों में से किसी एक ने राघव से कहा, बॉस को छोड़ दे। मॉरिस के साथ हमेशा कोई ना कोई बॉडीगार्ड जरूर रहता था और जैसे ही मॉरिस राघव के सामने कमजोर पड़ने लगा तो मॉरिस ने अपने एक बॉडीगार्ड को इशारा कर दिया था। उसने ही अपने और आदमियों को वहां बुला लिया था। ललित ने देखा कि राघव अभी भी मॉरिस को नहीं छोड़ रहा है। उसने राघव से कहा,
भाई तू चल यहाँ से, हम इनसे माफी मांग लेते हैं, वरना ये आज तुझे छोड़ने वाले नहीं है। तू क्यों नहीं समझ रहा है भाई जो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। राघव को अभी कोई भी डर महसूस नहीं हो रहा था। उसने ललित से कहा, ये मुट्ठी भर लोग मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मुझे इनसे कोई डर नहीं है। ये बोलकर उसने फिर से मॉरिस के सर पर अपना जूता रख दिया। मॉरिस ने चिल्लाते हुए अपने आदमियों से कहा, वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो, आओ और इसे इसकी औकात दिखाओ। मॉरिस ने गुस्से में ऑर्डर दिया। तभी राघव ने उनसे कहा, हाँ आओ भाड़े के टट्टुओं, तुम्हें तो मैं देख लूंगा। राघव की बात सुनकर उन गुंडों का बॉस बोला, लगता है आज मेरे हाथों तेरी मौत लिखी है। तभी वो लोग गुस्से में राघव की तरफ दौड़ कर आए। राघव ने किसी को घूंसा मारा तो किसी को कसकर लात। उसके हर एक एक्शन पर वो गुंडे धाराशायी हो रहे थे। उसकी ताकत का अंदाजा इनमें से किसी को नहीं था। थोड़ी ही देर में कई गुंडे जो देखने में बहुत खूंखार थे वो जमीन पर बेहाल पड़े थे। ललित और याशी की आंखें तो फटी की फटी रह गई थी। ये कैसे हो सकता है, याशी ने कहा। राघव को लड़ते हुए देखकर दोनों को ऐसा लग रहा था मानो उसमें कोई जादुई शक्ति आ गई थी। वहीं मॉरिस को समझ नहीं आ रहा था कि जो आदमी थोड़ी देर पहले चूं भी नहीं कर रहा था, आखिर अचानक उसने इतने लोगों को कैसे मार गिराया। आखिर इन 10-15 मिनट में ऐसा क्या हुआ था कि राघव इतना ताकतवर बन गया था। वहीं ललित ने खुद से कहा, कहीं सर में चोट लगने की वजह से पागल तो नहीं हो गया है। राघव ने सड़क पर गिरे इन गुंडों को देखते हुए कहा, बस इतने ही थे क्या, अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। मॉरिस हैरान था। उसने जितने लोगों को बुलाया था वो सब जमीन पर गिरे हुए थे। मॉरिस ने अपना फोन निकाला और राघव से कहा, तू रुक कहीं जाना नहीं। मॉरिस ने एक नंबर डायल किया और किसी को तुरंत यहां आने के लिए कहा। वहीं और लोगों के आने की बात सुनकर राघव बहुत एक्साइटेड हो गया, क्योंकि बहुत टाइम बाद आज उसे लड़ने और मारने का मौका मिला था। उसने मॉरिस की तरफ देखकर कहा, जितने ज्यादा लोगों को बुला सकता है बुला ले। तभी ललित ने मॉरिस को देखते हुए हाथ जोड़कर कहा, मॉरिस सर प्लीज मेरे दोस्त को जाने दो, आप मेरे लिए उसे माफ कर दो ना प्लीज। मेरा दोस्त होश में नहीं है, उसने बहुत ज्यादा पी ली है। आप तो इतने बड़े आदमी हो, आपको हम छोटे लोगों से क्या मतलब, आप प्लीज इसे जाने दो। मॉरिस को ललित की बेबसी बहुत भारी थी, क्योंकि इससे उसे ये एहसास हो रहा था कि कोई उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। हालांकि ललित की बात सुन उसे एक बार और दोस्त जमाने का मौका मिल गया था। उसने ललित से कहा, क्या बोला तू, तेरे लिए मैं इसे माफ कर दूं, तू है कौन। उसने अपनी बात कही और गुस्से में ललित को मारने के लिए हाथ उठा ही रहा था कि राघव ने उसका हाथ पकड़ा और उसके गाल पर एक और तमाचा रसीद कर दिया। राघव ने गुस्से में मॉरिस से कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त पर हाथ उठाने की। हाँ, ललित तो माफी मांगकर सब कुछ यहीं खत्म करना चाहता था, लेकिन बात अब और आगे बढ़ चुकी थी। वो बहुत घबरा गया। भाई ये सब यहीं खत्म कर यार, ललित ने राघव से कहा। ललित अपनी बात बोल ही रहा था कि राघव ने उसे बीच में ही रोक दिया और बोला, तू क्यों चिंता कर रहा है, अभी तो मुझे तेरी शादी में नाचना भी है यार। ललित राघव की बात सुनकर हैरान था। उसने उससे कहा, नाचेगा तो तब ना जब हम यहां से जिंदा बचेंगे। याशी को ललित की बात बिल्कुल ठीक लगी। उसने राघव से कहा, ये लड़का बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम नहीं जानते हो कि तुम क्या कर रहे हो और किससे पंगा ले रहे हो। इस बार तो तुम्हें तान्या भी नहीं बचा पाएगी। ये सुनते ही राघव को बहुत गुस्सा आ गया। उसने याशी से कहा, क्यों फालतू बात बोलकर मुझे उकसा रही हो, मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे हाथ किसी लड़की पर उठ जाए। राघव ने घूरकर याशी की तरफ देखा तो वो चुप हो गई। तभी वहां और गाड़ियां आ गईं। इस बार गुंडे पहले से भी ज्यादा खतरनाक दिख रहे थे। ये गुंडे इस शहर के बड़ी गैंग जोजो गैंग के थे। इनकी गाड़ियां लाल रंग की थीं और इनका गैंग लीडर जोजो भाई था, जिसकी इस शहर में बहुत धाक थी। जोजो भाई को तो शहर की पुलिस भी सलाम करती थी। उसकी हाइट 6'2" थी और उसके डोले देखते ही अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती थी। वो अपनी गाड़ी से उतरा और मॉरिस के पास गया। उसने उससे कहा, क्या बात है मॉरिस भाई, हमको कैसे याद किया, तुम्हारी ये हालत किसने बना दी ऐसी, हमको बताओ, मां कसम उसकी कब्र यहीं खोद देंगे। जोजो के आते ही मॉरिस खुश हो गया। उसे पता था कि अब राघव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उसने जोजो भाई से कहा, जोजो भाई ये सामने खड़ा हुआ पागल देख रहे हो ना, इसको सबक सिखाना है तो जल्दी से निपटाओ यार इसे, इसके बाद मुझे एंजॉय भी तो करना है।
इतना कहकर मॉरिस ने याशी की तरफ हवस भरी निगाहों से देखा। जोजो ने मॉरिस से कहा, भाई इसकी क्या टेंशन, ये तो अपन कर देगा, आप जाओ मजे करो दादा। जोजो समझ गया था कि आज की रात मॉरिस पास खड़ी लड़की के साथ गुजारने वाला था। मॉरिस ने राघव से कहा, तूने जोजो भाई का नाम सुना है? भाग सकता है तो भाग ले, क्योंकि आज के बाद तू अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा। राघव के मन में कोई डर नहीं था। उसने बिना डरे कहा, फिर इतने से लोग बुला लिए, इनसे तो मेरा क्या ही होगा यार। राघव जिन्हें इतने से लोग कह रहा था वो अमूमन 20-25 गुंडे थे। जोजो को इस बात पर गुस्सा आया और उसने राघव से कहा, तेरे लिए तो मेरा एक ही आदमी काफी है। जोजो ने अपने आदमियों से कहा, जाओ रे और इसके हाथ पांव तोड़कर कचरे में डाल दो। देखते ही देखते सभी ने राघव पर हमला कर दिया। राघव ने ललित को पहले ही छुपने के लिए बोल दिया था। उन गुंडों ने राघव पर स्टील के पाइप से वार किया, लेकिन उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। राघव जितनी स्पीड किसी की भी नहीं थी। उसने कभी तो 2 लोगों के सर आपस में भिड़ा दिए, तो कभी उनके ऊपर उन्हीं के औजारों से हमला करने लगा। ललित को तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे राघव के अंदर किसी पहलवान या ब्रूसली और जैकी चैन की आत्मा आ गई थी। वो हवा में लोगों को ऐसे उछाल रहा था मानो कि वो बॉल हो। राघव की फुर्ती को देखकर सभी हैरान थे। पिछली बार की तरह देखते ही देखते जोजो भाई के सभी आदमी भी जमीन की खाक छान रहे थे। एक आदमी जैसे ही राघव को मारने लगा तो वो नीचे हो गया, जिसकी वजह से उसके अपने साथी का ही सर फूट गया। राघव ने हंसते हुए दूसरे आदमी को किक मारते हुए कहा, मैं हूं तेरा निशाना, वो नहीं। राघव की किक उसे इतनी जोर की पड़ी कि वो नीचे गिर गया। अपने सभी आदमियों को यूं बेहाल जमीन पर पड़े देख जोजो भाई का गुस्सा और बढ़ गया और वो सीधा राघव को मारने के लिए आगे बढ़ा। राघव ने एक चाकू उठाया और जैसे ही जोजो भाई उसके पास आया, उसने उसकी कलाई काट दी और दूसरा हाथ मोड़ दिया। जोजो भाई से ये दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ और उसकी चीख निकल गई, ये क्या कर दिया? उसके बाद राघव ने उसके घुटने के पीछे वार किया और देखते ही देखते जोजो भाई भी अपने साथियों की तरह जमीन पर ढेर हो गया। वो गिरते ही राघव से अपनी जान की भीख मांगने लगा और गिड़गिड़ाकर बोला, हीरो मैं गलत था, अब उनको माफ कर दे यार, अब उनको जाने देना। राघव ने उसके ऊपर अपना पैर रखते हुए कहा, बेटा बाप बाप होता है, तुझे मैं एक शर्त पर छोड़ूंगा। आज के बाद तू मुझे जब भी दिखेगा तो मुझे बिग डैडी बोलेगा और मेरे सामने अपना सर झुकाएगा। जोजो भाई किसी तरह अपनी जान बचाना चाहता था, इसलिए उसने राघव की शर्त मान ली थी और उसने राघव से कहा, ठीक है बिग डैडी, गुड बाय। वो राघव के सामने झुक गया। आज उसे ये एहसास हुआ था कि इस शहर में उससे ज्यादा ताकतवर कोई और भी था। राघव ने चिल्लाकर कहा, अभी के अभी यहां से निकलो सारे के सारे, नहीं तो किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जोजो भाई की सारी गैंग पलक झपकते वहां से गायब हो गई। मॉरिस की हालत अभी बहुत खराब थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर इस सादे से दिखने वाले आदमी ने इतने लोगों को कैसे मारा। राघव के हाथ में अभी भी एक स्टील पाइप था, जिसे लेकर वो मॉरिस की तरफ आया और हंसते हुए बोला, और किसी को बुलाना है? मॉरिस ने अपना गुस्सा कंट्रोल कर लिया था, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि अगर अब उसने उसे कुछ भी कहा तो राघव उस स्टील के पाइप से उसका सर फोड़ देगा। अब क्या चाहिए? मॉरिस ने राघव से पूछा। राघव ने पाइप फेंक दिया और मॉरिस के मुंह पर 2-3 थप्पड़ जड़ते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बीवी से दूर रहना। ये सुनते ही याशी बीच में ही बोल पड़ी, राघव तुम नहीं जानते हो ये हमारी कंपनी के लिए क्या है। ये हमारी कंपनी के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है। मैं तुम्हें बोल रही हूं कि अभी के अभी इनसे माफी मांगो। राघव ने याशी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वो ललित के साथ वहां से चला गया। याशी ने मॉरिस से पूछा, मिस्टर मॉरिस क्या आप ठीक हैं? याशी अपने बैग से टिश्यू निकालकर मॉरिस का मुंह साफ कर ही रही थी कि मॉरिस ने उसे धक्का देकर पीछे किया और उससे कहा, गेट आउट, तुम्हारी कंपनी पर ताले तो मैं लगवाऊंगा। मॉरिस अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। याशी ने आनन फानन में अपना फोन निकाला और किसी को कॉल लगाने लगी। आखिर याशी ने किसे कॉल किया था? अब मॉरिस अपनी बेइज्जती का बदला कैसे लेगा? राघव के अतीत में ऐसे क्या राज छिपे हैं जिसकी वजह से वो पिछले 2 साल से चुप था?
आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी और इन सभी की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। राघव ने एक एक करके मॉरिस के बुलाए सारे साथियों को बहुत बुरी तरह पीट दिया था। यहाँ तक कि सबसे बड़े गुंडे जो भाई को भी धूल चटा दी और वो भी वहां से हार कर निकल गया। मॉरिस अपनी इतनी बेइज्जती नहीं सह पाया। उसने याशी को धक्का दिया और वो बौखलाकर वहां से चला गया। तब याशी ने गुस्से में अपना फोन निकाला और वहीं सड़क पर खड़े होकर तान्या को कॉल लगा के यहाँ हुई सारी घटना बता दी। वो राघव को सबक सिखाना चाहती थी और उसे ये पता था कि तान्या और उसके बीच जो आग थी उसमें ये बातें घी का काम करेंगी। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने ससुराल यानी तान्या के घर पहुंच गया था। वो मुंबई में तान्या के घर पर घर जमाई बनकर ही रहता था। वो जैसे ही घर के अंदर आया तो उसने देखा कि तान्या की माँ यानी कि उसकी सास सीरा थॉमस सोफे पर ही बैठी थी। सीरा ने जैसे ही देखा कि आज राघव घर लेट आया था तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। जैसे ही राघव अपने कमरे के अंदर जाने लगा तो उसकी सास ने उसे सख्त आवाज में कहा, आज इतना लेट क्यों आए हो? घर का रास्ता भूल गए थे क्या? मुझे पता है तुम्हें घर का काम करने में मौत आती है, इसलिए ही तो रोज कोई ना कोई बहाना बनाते हो। पता नहीं मेरी बेटी के नसीब में यह आदमी कैसे आ गया। जब से इन दोनों की शादी हुई है हम तो पछता ही रहे हैं। सीरा की शादी कम उम्र में ही हो गई थी, इसलिए वो अभी भी जवान ही दिखती थी। वो स्वभाव की जिद्दी और अड़ियल थी और थॉमस परिवार में उसकी ही चलती थी। उनका मिजाज बहुत सख्त और गर्म था। उसे अपना दामाद फूटी आंख नहीं भाता था, इसलिए वो उसे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। राघव अपनी सास के सामने कुछ बोल नहीं पाता था, लेकिन आज उसने हिम्मत करके अपनी सास सीरा से कहा, आज काम ज्यादा था इसलिए मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया। सीरा को राघव का हर जवाब बहाना ही लगता था, इसलिए उसने राघव से कहा, हम तुम्हें जेब खर्च देते तो हैं, तो अब ये काम का नया नाटक पालने की क्या जरूरत है? तुम अपने लिए जायदाद जमा करना चाहते हो क्या? तभी राघव के ससुर यानी पीटर थॉमस वहां गए। उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, तुम हमेशा ऐसी कड़वी बातें क्यों करती हो? वो हमेशा ही मन लगाकर घर के काम करता है और अगर वो खुद के दम पर कुछ करना चाहता है तो इसमें हर्ज ही क्या है? पीटर थॉमस एक बहुत ही सरल और सुलझे हुए आदमी थे जो अब रिटायर हो चुके थे। वो राघव के दर्द को समझते थे क्योंकि उनकी पत्नी ने पूरी जिंदगी उन पर रौब जमाया था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि राघव को भी इन सब से गुजरना पड़े। इस पूरे घर में राघव को अगर कोई अपना लगता था तो वो थे उसके ससुर यानी पीटर। तभी सीरा ने अपने पति से कहा, तुम तो बीच में बोलो ही मत। अपने सभी भाइयों को देखो और खुद को देखो। ना तुम खुद कुछ कर पाए, ना ही इस नकारा को कुछ करने देना। तुम तो खुद अपनी बेटी के पैसों पर पल रहे हो और चाहते हो ये भी यहाँ मुफ्त में रहे। सीरा की शादी 25 साल पहले उसके परिवार ने पीटर खानदान के शान शौकत को देखते हुए की थी, लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद ही पीटर अपनी फैमिली से अलग होकर रहने लग गया, क्योंकि वो फैमिली बिजनेस की लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते थे। उसके बाद से उन्होंने जो भी कमाया था वो अपने दम पर ही कमाया, लेकिन इससे सीरा कभी खुश नहीं हुई। जब तान्या बड़ी हुई तो उसने अपना बिजनेस शुरू किया और फिर अपने माँ बाप के लिए एक घर भी ले लिया। अपनी बीवी से ये कड़वी बातें सुनकर पीटर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तभी सीरा ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, तुम क्या यहाँ बुत बनकर हमारी बातें सुन रहे हो? जल्दी से एक गर्म पानी की बाल्टी लाओ ताकि मैं उसमें अपने पैर डालकर सेक सकूं। पिछले 2 सालों में राघव ने इस घर का हर एक काम करना सीख लिया था। वो अपने सास ससुर को कभी पलटकर जवाब नहीं देता था, क्योंकि इस तरह वो उन्हें अनादर करता। तभी तान्या जो कि अपने कमरे में थी वो भी बाहर आई और राघव की तरफ देखकर बोली, राघव कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ऐसा पहली बार हुआ था कि तान्या खुद सामने से राघव से बात करना चाह रही थी। यह देखकर तान्या की मां सीरा को बहुत अटपटा लगा और वो तान्या से बोलने लगी, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो तुम? अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा? तान्या की माँ उसे हमेशा ये बताती थी कि राघव उसके लायक नहीं है और उसे अपनी जिंदगी उसके पीछे बर्बाद नहीं करनी चाहिए। माँ की बात सुन तान्या ने उनकी तरफ देखते हुए इशारा किया कि वो इस बारे में बाद में बात करेगी और वहां से चली गई। राघव पहले ही आगे निकल गया था। वो जैसे कमरे में पहुंचा तो तान्या ने कमरा अंदर से बंद कर लिया। फिर उसने राघव से पूछा, तुमने मिस्टर मॉरिस को पीटा था? ये सुनते ही वो समझ गया था कि याशी ने तान्या के कान भरे होंगे। राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ।
तान्या ने आश्चर्य से उसे देखते हुए कहा, तुम इतने ताकतवर लगते तो नहीं हो कि इतने लोग मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। तान्या आज बहुत परेशान थी। वो अपने बेड पर बैठी और उसने गहरी सांस लेते हुए आगे कहा, तुम्हें तो जो करना था तुमने कर दिया, लेकिन तुम्हें पता है कि इसे ठीक करने के लिए मुझे कितने एफर्ट्स लगाने होंगे। आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी इतना हीरो बनने की। राघव तान्या की आंखों में परेशानी और नाराजगी साफ देख पा रहा था, लेकिन उसके पास भी कोई और रास्ता नहीं था। तभी राघव ने अपना कार्ड तान्या को देते हुए कहा, मेरा एक कार्ड तुम्हारी परेशानी दूर कर सकता है। इसका पासवर्ड मेरी बर्थ डेट है। तभी राघव को अचानक याद आया कि तान्या को उसका बर्थडे कभी पता ही नहीं था और वो इस बात से दुखी हो गया। उसे इस बात का अंदाजा था कि इस बेमेल शादी से तान्या बहुत परेशान थी और आज उसी की वजह से वो इतनी गुमसुम बैठी थी। तान्या को लगा कि राघव उसके साथ कोई घटिया मजाक कर रहा है, इसलिए उसने गुस्से में उससे कहा, बस अब बहुत हुआ। तुम मुझे दुखी करना चाहते थे ना, तो समझो तुम्हारा काम हो गया। तान्या को अब राघव से आगे कोई बात नहीं करनी थी। आज उसी की वजह से बहुत लोगों के बीच उसका मजाक बना था। वहीं राघव तान्या को यह समझाना चाहता था कि वो उसको तकलीफ नहीं बल्कि उसकी मदद करना चाहता था। तभी तो उसने तान्या को वो कार्ड दिया। राघव ने कहा, तान्या मैं राघव तान्या के सामने कुछ बोल ही नहीं पाया, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो उसे कहां से और क्या क्या बताए। तभी तान्या ने राघव से कहा, छोड़ो, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मुझे लेटर में दादाजी ने कहा था कि अगर 3 साल के बाद मैं तुम्हारे साथ ये शादी ना निभाना चाहूं तो हम डिवोर्स दे सकते हैं। अभी 1 साल और बचा हुआ है हम दोनों के लिए। मैंने तुम्हें पिछले 2 सालों में कई मौके दिए, लेकिन तुम पहले जैसे थे वैसे ही आज भी हो। तुम में कोई बदलाव नहीं आया है। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। यही थी तान्या और राघव के रिश्ते की सच्चाई। दोनों पति पत्नी होकर भी एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। राघव को पता था कि चाहे वो कोई भी सफाई दे दे, अब तान्या उसकी बात नहीं मानेगी। तो उसने तान्या से कहा, मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा और आगे से मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तान्या ने राघव की बात सुनकर उसे समझाते हुए कहा, देखो राघव, अगर मैं तुम्हें छोड़ भी दूंगी तब भी एटलीस्ट मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगी कि तुम्हारी पूरी लाइफ आराम से चल जाए। लेकिन शर्त सिर्फ यही है कि तुम उन पैसों का सही इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। तभी राघव ने बिना कोई सवाल किए तान्या से कहा, मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुमने मेरे लिए इतना सोचा, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही तान्या ने राघव के ये शब्द सुने तो उसे खुद की बातों का मतलब समझ आया और उसे राघव के लिए भी बुरा लगा। उसे ये एहसास हुआ कि उसने आज गुस्से में राघव को न जाने क्या क्या कह दिया, लेकिन राघव ने मुड़कर उसकी एक बात का भी बुरा नहीं माना। तान्या ने राघव से कहा, राघव मुझे माफ करना, आज मैं कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी, इसलिए न जाने क्या क्या बोल गई। तुम्हें हर्ट करने या नीचा दिखाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे पता है कि मॉरिस बहुत बदतमीज है, लेकिन मारना तो कोई सॉल्यूशन नहीं है ना। बिजनेस में तो बहुत कुछ पहले सोचना पड़ता है। तान्या यूं तो राघव पर बहुत गुस्सा थी, लेकिन वो मन ही मन ये भी जानती थी कि आज गलती सिर्फ राघव की नहीं थी। तान्या की इन बातों ने तो जैसे राघव के जख्मों पर मरहम का काम किया था। राघव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, कोई बात नहीं तान्या, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकता हूँ, इसलिए मुझे बुरा नहीं लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि मिसेस राठौर को मेरी वजह से कोई दिक्कत ना आए। ये सुनते ही तान्या को अलग सा महसूस हुआ। ऐसा पहली बार हुआ था कि राघव ने उसे इस नाम से बुलाया था। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे राघव उसे सेफ फील करवा रहा था। वो तो सोच रही थी कहीं ये उसका भ्रम तो नहीं था। वो इस बारे में और सोचना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने राघव से कहा, ज्यादा बड़ी बातें करने की जरूरत नहीं है, गेस्ट रूम में जाकर सो जाओ, क्योंकि मुझे अब शांति चाहिए। राघव बिना कुछ कहे बाहर आया और गेस्ट रूम में चला गया था। उसके साथ ये पहली बार नहीं हुआ था जब तान्या ने उसे गेस्ट रूम में सोने को कहा था। जैसे ही राघव की सास सीरा ने उसे देखा तो उस पर ताना कसते हुए कहा, फिर से बाहर कर दिया गया तुम्हें। ओहो, बुरा लग रहा होगा ना। किसी ने सच ही कहा है, चिड़िया कितने भी पंख पसार ले, बास तो नहीं बन सकती है। जिस दिन मेरी बेटी ने तुम्हें डिवोर्स दिया ना, उस दिन तुम्हें मैं एक कौड़ी भी नहीं दूंगी। राघव ने जैसे ही ये सुना उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी सास को जवाब दिया, बास तो हमेशा बाज ही रहता सासू माँ। अगर अभी वो पेड़ की डाल पर बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चिड़िया बन गया है। वो तो बस एक्सपीरियंस करना चाहता है चीजों का।
सीरा ने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि राघव कभी उसे पलटकर जवाब देगा। राघव गेस्ट रूम में गया और उसने एक्साइटमेंट में अपना कार्ड निकाला और खुद से कहा, अब मुझे पैसों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं जो चाहूं वो ले सकता हूं, जहां चाहूं वहां जा सकता हूं। जैसे ही उसने अपना पासवर्ड डाला और अपना बैलेंस चेक करना चाहा तो उसमें बैलेंस बहुत कम रुपए दिखा रहा था। यह देखते ही राघव के पैरों के तले जमीन खिसक गई और उसने तुरंत किसी को कॉल लगाया, क्योंकि उसे इसका कारण जानना था। राघव ने किसे फोन किया था, राघव ने तान्या से शादी क्यों की थी और तान्या ने राघव से किस लेटर का जिक्र किया था। क्या तान्या अपनी कंपनी को बचा पाएगी? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी और इन सभी की लाइफ में आगे क्या होने वाला है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें राघव बन गया जेंटलमैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तान्या ने राघव को गेस्ट रूम में सोने के लिए कह दिया। राघव को गेस्ट रूम में जाते देख उसकी सास ने उसे ताना मारा, जिसका जवाब देते हुए राघव ने भी उन्हें वापस कुछ कह दिया था और फिर गेस्ट रूम में चला गया था। उसके जाने के बाद सीरा और गुस्से में आ गई थी। उसको ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती थी कि कोई उसे पलटकर जवाब दे। उसका गुस्सा देख तान्या के डैड चुप नहीं रहे और उन्होंने अपनी वाइफ सीरा से कहा, तुम क्यों हर वक्त इसके पीछे पड़ी रहती हो? तुम्हें पता है कि उसका मूड खराब था तो उसे क्यों ऐसे बोल रही हो? वहीं राघव का दिमाग इस वक्त बिल्कुल सुन्न हो गया था। उसे अच्छी तरह याद था कि उसका बैलेंस बहुत ज्यादा था, लेकिन आज जब उसने 2 साल बाद अपना बैलेंस चेक किया तो जैसे उसके ऊपर आसमान ही गिर पड़ा था। वो यही सोच रहा था कि अच्छा हुआ कि तान्या ने यह कार्ड लिया नहीं, वरना उसकी इज्जत का तो कचरा हो जाता। तभी उसने आनन फानन में अपना फोन उठाया और अपने दादाजी को फोन लगा दिया, क्योंकि वो ये बात अच्छे से जानता था कि हो ना हो इसके पीछे उनका ही हाथ था। फोन की 2 घंटी बजी और दूसरी तरफ से एक बूढ़ी लेकिन जोशीली आवाज आई, मेरे शेर, तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? जो लड़की मैंने तुम्हारे लिए चुनी थी वो अच्छी तो है ना? राघव के दादाजी का नाम हिम्मत सिंह राठौर था। जैसा उनका नाम था वैसे ही उनके काम थे। वो बहुत ही आराम पसंद और रसूख वाले आदमी थे। उनकी बातें इतनी मोहक थी कि वो जानते थे कि उन्हें किससे कैसे काम लेना होगा। राघव की जिंदगी के फैसले भी वही लेते थे। राघव ने अपने दादाजी की बातों को अनसुना करते हुए उनसे गुस्से में सीधा सवाल पूछा, दादाजी, मेरे पैसे कहाँ हैं? आपने मेरे पैसों का क्या किया? मैंने आपके लिए अलग से पैसे दिए थे, लेकिन आपने तो मेरे भी। दादाजी ने बहुत आराम से कहा, अरे बचाए तो थे मैंने तुम्हारे लिए, और पैसों का क्या है बेटा, आज है कल नहीं। राघव को इस बात से और उलझन हुई और वो गुस्से में बोला, दादाजी 10,000 रुपए बस, ये बचाए आपने मेरे लिए? मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने मेरे पैसों का किया क्या है। दादाजी बहुत आराम से जवाब देते हुए बोले, अच्छा 10,000 ही बचे हैं क्या? अरे हाँ, याद आया। हो सकता है कि जो कोठी मैंने पिछले महीने ली थी वहीं लग गए होंगे ये पैसे। तेरा दादा बूढ़ा हो गया तो मेरे लिए तू एक कोठी भी नहीं ले सकता क्या? बेटा मैं तो अभी बूढ़ा हूं, लेकिन तू तो अभी जवान है, इतना पैसा तो तू जल्दी वापस भी कमा लेगा। दादाजी ने अपनी बात पूरी की और वो प्यार से हंसने लगे। राघव ने थोड़ा सोचा और फिर गहरी सांस लेते हुए उनसे बोला, मैं अब आपकी सारी चाल समझ गया हूं। पहले आपने मुझे प्राइवेट कमांडो की नौकरी करने के लिए कहा और जब मुझे उसमें मजा आने लगा तो आपने मुझे वापस बुला लिया। फिर आपने मुझे एक आम जिंदगी जीने के लिए कहा और अब मुझे सब कुछ साफ साफ समझ में आ गया है कि आपको मुझसे पैसा ही चाहिए था। दादाजी को यह सुनकर थोड़ा अटपटा लगा और उन्होंने राघव को आराम से समझाते हुए कहा, तू जोश में होश मत खो बेटा, जैसा तू सोच रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ तेरी भलाई के लिए ही किया है। तभी पीछे से एक औरत की आवाज आई और दादाजी ने राघव से कहा, सुन, मैं फोन रख रहा हूं, अब तेरी दादी बुला रही है मुझे। राघव कुछ बोल ही रहा था कि फोन कट चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अभी क्या करे। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने दादाजी उसके साथ ऐसा करेंगे, जबकि वो उनकी हर बात मान ही रहा था। उसने अपनी कमांडो की नौकरी से लाखों रुपए कमाए थे, लेकिन अब उसके पास कुछ भी नहीं था
और इन सबका जिम्मेदार वो अपने दादाजी को समझ रहा था। उसे याद आ रहा था कि जब वो छोटा था तब अपने दादाजी को मार्शल आर्ट्स और कुश्ती करते हुए देखा करता था। उन्हीं को देख देख कर वो बड़ा हुआ था। वो अपने दादाजी के साथ हर कंपटीशन में जाता था। उसके दादाजी ने अपने जमाने में खूब पैसे कमाए थे, क्योंकि उनकी स्किल्स के आगे बड़े बड़े नहीं टिक पाते थे। वो अपने साथ साथ राघव को भी ट्रेन करते थे, लेकिन राघव को उन्होंने सीक्रेट मिशन पर भेजना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें बहुत पैसा मिलने लग गया था और राघव को भी धीरे धीरे मजा आने लगा था। उसने इतने सारे मिशन पूरे कर दिए थे कि कई लोग उसकी जान के दुश्मन बन चुके थे। फिर एक टाइम आया जब हर तरफ राघव का नाम फैल गया था और वो एक बहुत बड़ा कमांडो बन गया था कि तभी उसके दादाजी ने उसे वापस बुला लिया। उन्होंने राघव की शादी अपनी चुनी हुई लड़की से करवाई, जो मुंबई की थी और जिनका रहन सहन उनसे बिल्कुल अलग था। वहीं राघव की आम जिंदगी सच में आम नहीं थी। वो अपना घर छोड़कर शादी के बाद मुंबई आकर तान्या के घर रहने लग गया था। यहाँ उसे घर का हर एक काम करना पड़ता था, जैसे खाना बनाना, कपड़े धोना, बाजार से सामान लाना। उसने खुद के लिए यह जिंदगी कभी नहीं चुनी थी, लेकिन अब उसे इस जिंदगी को जीना भी पड़ रहा था। तभी राघव ने खुद से कहा, छोड़ यार, वैसे भी ये पैसे मैं वापस कमा ही लूंगा। वो अपने बेड से उठा और मार्शल आर्ट के एक्शन करने लगा। उसने जैसे ही प्रैक्टिस शुरू की, उसके शरीर में जैसे करंट दौड़ने लगा। वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग महसूस करने लग गया था। उस रात राघव को बहुत अच्छी नींद आई थी। दूसरी सुबह राघव की आंख सुबह 6 बजे खुल गई थी और उसने गेस्ट रूम की खिड़की से बाहर देखा। उसके चेहरे पर ठंडी हवा आने लगी, जिससे उसे बहुत फ्रेश फील होने लगा। यूं तो राघव अमूमन चुप ही रहता था, लेकिन आज उसके चेहरे पर अलग ही सुकून था। वो जल्दी से कमरे से बाहर आया और किचन में जाकर सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगा। सीरा ने पिछले 2 सालों में उसे घर का काम सिखा सिखा कर उसे एक्सपर्ट बना दिया था और धीरे धीरे राघव को भी इन कामों में मजा आने लगा था। वो अभी ये सोच रहा था कि जब वो किसी मिशन पर जाता था तो उसके ऊपर मरने का खतरा हमेशा ही मंडराता रहता था, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वहीं सीरा भी उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई थी। वो जल्दी इसलिए उठकर बाहर आती थी ताकि वो राघव पर नजर रख सके। राघव घर का काम बहुत अच्छे से मन लगाकर करता था, लेकिन सीरा फिर भी उसमें कोई ना कोई कमी निकाल ही देती थी। वो राघव के पीछे पीछे घूम घूम कर उसका काम देखती थी और जहां भी उसे मौका मिलता तो वो उसे ताना मारना शुरू कर देती थी। कभी कभी वो चीजों पर लगी धूल को दिखाकर बोलती थी कि तुमने सफाई ठीक से नहीं की, तो कभी खाने में नुक्स निकाल देती थी। सीरा ने राघव का टाइम टेबल बनाया हुआ था और उसे खुद हर काम की ट्रेनिंग दी थी। उसने राघव को किचन में देखा तो उससे कहने लगी, राघव, तुम ये सब हमारा पैसा हड़पने के लिए कर रहे हो ना, लेकिन एक बात ध्यान रहे, मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं लेने दूंगी। सीरा का बस चलता तो वो आज राघव को अपने घर से बाहर निकाल दे, लेकिन अभी वो कुछ कर नहीं सकती थी, इसलिए वो राघव को ही सुनाती रहती थी। राघव ने अपनी सास सीरा से कहा, मॉम, आप मुझे 2 सालों से ये सब बोल रही हो, आपको लगता है कि मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ? सीरा ने गुस्से में कहा, राघव, मेरे सामने बोलने की जरूरत नहीं है, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ, और हाँ, ये याद रखना, आज नहीं तो कल मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल कर ही रहूंगी। सीरा राघव पर ऐसे चिल्लाती थी जैसे कोई अपने नौकर पर चिल्लाता हो। राघव किचन से ब्रेकफास्ट लेकर बाहर आया और उसने वो डाइनिंग टेबल पर रख दिया। सीरा ने फिर से राघव को देखते हुए कहा, मेरे सामने आगे से सोच समझकर बोलना, और जितनी तेज तुम्हारी जुबान चलती है ना, उतने ही तेज अपने हाथ भी चलाया करो। उसी वक्त तान्या भी अपने कमरे से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई थी। तान्या अभी भी नींद में ही थी और उसने उबासी लेते हुए अपनी मॉम से कहा, मॉम, आप क्यों हर वक्त राघव को कुछ भी बोलती रहती हो? वो हर काम आपके हिसाब से करता है, फिर भी आप उसी को कुछ ना कुछ बोलती रहती हो। तान्या कल रात जो भी हुआ था उससे बहुत परेशान थी। उस वजह से वो सो भी नहीं पाई थी और उसकी आंखों में अभी भी नींद भरी हुई थी। वो जैसे ही अपने कमरे से बाहर आई और उसने फिर से ये सब देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने अपनी मॉम को समझाने की कोशिश की। तान्या की मॉम सीरा ने उससे कहा, तान्या, तुम बहुत भोली हो, तुम्हें क्या लगता है राघव घर के काम क्यों करता है? इसकी नजर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसों पर है, पता नहीं इस भूत में तुम्हें क्या दिखता है। तान्या को अभी किसी बहस में नहीं पड़ना था, इसलिए उसने अपनी मॉम से कहा, मॉम, राघव को मैंने चुना था,
अगर आप उसकी इंसल्ट करोगी तो इसका मतलब ये होगा कि आप मेरी इंसल्ट कर रही हो। सीरा अपनी बेटी का जवाब सुनकर बिल्कुल सन्न रह गई थी। वो कभी नहीं चाहती थी उनकी होनहार बेटी इस नाकारा दामाद के साथ रहे। उन्होंने अपनी बेटी तानिया को समझाते हुए कहा, ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन बस मेरी इतनी बात मान ले, जितना जल्दी हो सके तू इस आदमी को डिवोर्स दे दे। जब सीरा अपनी बेटी तानिया को यह सब समझा रही थी, उसके हस्बैंड पीटर वहां आए और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, क्या बात है सीरा, बहुत अच्छा ज्ञान दे रही हो अपनी बेटी को। आखिर किस तरह की माँ हो तुम, जो अपनी ही बेटी का घर तोड़ने पर तुली हुई हो। मुझे तो राघव में कोई कमी नहीं दिखती है, बहुत ईमानदार और अच्छा लड़का है। तुम चाहती थी कि तुम्हारी लड़की की शादी किसी अमीर रईसजादे से हो जाती और वो हमेशा उससे झूठ बोलकर उसे दुख देता, पैसा बर्बाद करता। पीटर अपनी वाइफ की बातों से बहुत अपसेट हो गए थे। तभी सीरा गुस्से में खड़ी हुई और अपने हस्बैंड से बोली, जैसे मैंने अंधी होकर तुम जैसे आदमी से शादी की और आज भी रो रही हूं, वही हाल तुम अपनी लड़की का भी करना चाहते हो? हाँ मॉम, तान्या ने अपनी माँ को रुकने के लिए कहा। तान्या की माँ ने कहा, ठीक है, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगी, घर देखो और फिर मौन व्रत कर लो, दोनों बाप बेटी एक जैसे हो। सीरा गुस्से में अपने कमरे में चली गई और पीटर टीवी देखने लगे। तभी तान्या ने राघव से कहा, तुम मेरा एक जरूरी काम करोगे? ऐसा पहली बार था कि तान्या ने खुद राघव से कुछ कहा था। क्या राघव अपनी शादी निभा पाएगा? आखिर दादाजी ने राघव के साथ क्या एग्रीमेंट किया था? क्या सीरा कभी राघव को पसंद कर पाएगी? क्या राघव और तान्या के बीच की दूरियां कभी खत्म होंगी? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी और इन सभी की लाइफ में आगे क्या होने वाला है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें राघव बन गया जेंटलमैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राघव की सास सीरा ने उसे अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने का कसूरवार ठहराया। पिछले 2 सालों में राघव को भी बेइज्जती सहने की आदत सी हो गई थी। उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके ससुर पीटर ने उसका पक्ष लेते हुए अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। सीरा अपनी ही बेटी को तलाक लेने की सलाह देने लगी। ये बात पीटर और तान्या से बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने सीरा को चुप रहने के लिए कहा, तो वो गुस्से में तमतमाकर वहां से चली गई थी। तभी पहली बार तान्या ने राघव को अपने पास बुलाया। आज सुबह सुबह ही बहस के कारण घर का माहौल बहुत अजीब सा बन गया था। तान्या ने जैसे ही राघव का उदास चेहरा देखा तो उसने राघव से कहा, राघव, तुम मेरा एक काम करोगे? तान्या ने पिछले 2 सालों में राघव से हमेशा कम ही बात की थी और आज पहली बार जब वो उसको कुछ काम देने वाली थी, ये सोच सोच कर राघव को बहुत अच्छा लग रहा था। राघव ने हाँ में सिर हिला दिया तो तान्या ने उससे आगे कहा, कुछ ही दिनों में दादी का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि इस बार तुम उनके लिए कोई गिफ्ट लेकर आओ। तान्या ने अपनी पॉकेट से कार्ड निकाला और राघव को देते हुए कहा, ये मेरा कार्ड रख लो, इसमें बहुत बैलेंस है, तो कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट ले लेना और हाँ, कुछ यूनिक गिफ्ट ही लाना, क्योंकि तुम तो दादी को जानते ही हो। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, वरना तो मैं खुद ले आती। राघव ने तान्या से कार्ड लिया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, तान्या, तुम्हें डर नहीं है क्या कि मैं तुम्हारे सारे रुपए लेकर भाग जाऊंगा? राघव को तो यह पता था कि उसकी सास सीरा उसके बारे में क्या सोचती थी, लेकिन आज जब उसकी वाइफ ने उस पर इतना भरोसा दिखाया तो वो जानना चाहता था कि तान्या उसके बारे में क्या सोचती थी। तान्या को नहीं पता था कि राघव उससे कुछ ऐसा पूछने वाला था। तान्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। तान्या ऑफिस के लिए रेडी होने अपने कमरे में जाने लगी और उसने मुड़कर राघव से कहा, बाहर जाओ तो संभल कर जाना, क्योंकि मॉरिस का कोई भरोसा नहीं है, वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकता है। राघव जैसे ही कुछ कहने वाला था कि तान्या ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। तान्या के मन में खुद के लिए फिक्र देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसे लग रहा था कि उसकी वाइफ को उसकी चिंता है। उसने उस कार्ड को अपनी पॉकेट में रख लिया और बाहर जाकर अपनी स्कूटी स्टार्ट की। राघव अभी भी एक सिंपल सी स्कूटी चलाता था, लेकिन उसको इसमें कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि उसे इसके बहुत फायदे नजर आते थे, जैसे कि ट्रैफिक जैम में नहीं फंसना पड़ता था और ज्यादा मेंटेनेंस भी नहीं थी इसकी।
आज राघव जब गिफ्ट लेने के लिए निकला था तो वो बहुत जिम्मेदारी महसूस करने लगा, क्योंकि उसकी वाइफ ने आज पहली बार उसे कुछ काम दिया था। उसे ये बहुत अच्छे से याद था कि उसे यूनिक गिफ्ट लेना होगा, क्योंकि तान्या की दादी कोई आम औरत नहीं थी और उसकी चॉइस बहुत ही अलग थी। जब वो पिछले साल भी उनके बर्थडे में गया था तो उसने देखा था कि वहां तो सब रिश्तेदारों के बीच अलग ही कंपैरिजन चल रहा था। पिछली बार उसे बातों ही बातों में पता लगा कि दादी को पेंटिंग्स का बहुत शौक था। पेंटिंग्स के बारे में राघव को भी थोड़ा बहुत पता था, क्योंकि वो जब जब अपने दादाजी के साथ दुनिया के अलग अलग देशों में जाता था तो उसके दादाजी उसे वहां के आर्ट और कल्चर के बारे में बताते भी थे और उनका कलेक्शन भी करते थे। राघव ने अपने पैसों से एक विला लिया था जहां वो इस तरह के कलेक्शन को संभाल कर रखता था। पिछले 2 सालों से वो उस विला पर गया नहीं था, इसलिए उसने सोचा कि वो उन्हीं पेंटिंग्स में से कोई एक ले आएगा और उसी को दादी का बर्थडे प्रेजेंट बना देगा। उसने अपने विला की सिक्योरिटी और प्राइवेसी बहुत टाइट रखी थी। वो जैसे ही अपनी प्रॉपर्टी तक गया तो उसे बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि विला के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर साफ शब्दों में लिखा हुआ था, मालिक बैंकरप्ट हो चुके हैं, इसलिए सब कुछ सेल पर है। जैसे राघव ने यह बोर्ड पढ़ा तो उसके मुंह से निकला, आखिर ये हो क्या रहा है? राघव को बहुत गुस्सा आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ कैसे। उसे फिर अपनी कार्स याद आई और वो गैराज की तरफ गया तो उसने देखा कि उधर भी कुछ नहीं था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जिस गैराज में गाड़ियां खड़ी रहती थीं, आज वहां कुछ नहीं था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ, अब मैं सब समझ गया हूं दादाजी। आपने सिर्फ कोठी नहीं बल्कि कोई बड़ी हवेली खरीद ली है, तभी तो यहां कुछ भी नहीं बचा है। तभी तो उस दिन कह रहे थे कि आओ कभी हवेली पे। राघव को अब समझ में आ गया था कि उसके दादाजी ने न सिर्फ उसके बैंक के रुपए खर्च किए थे, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी और गाड़ियां भी बेच दी थी, और अब उसके पास कुछ खास बचा नहीं था। उसे बहुत दुख पहुंचा कि उसकी सारी सेविंग्स अब खत्म हो चुकी थी। उसने अपने कमांडो वाली नौकरी से बहुत रुपए कमाए थे, लेकिन अभी उसके पास कुछ बाकी नहीं था। हालांकि वो अभी भी यंग था और पैसे भी कमा सकता था, लेकिन अभी उसे ये चिंता थी कि उसे अपनी वाइफ का कार्ड यूज नहीं करना था। यही सोचकर तो वो इस विला में आया था कि यहाँ से कोई भी पेंटिंग लेकर चला जाएगा। यहाँ तक कि पिछले 2 सालों में उसे थॉमस परिवार से जो भी पॉकेट मनी मिलती थी वो उसे खुद पर खर्च नहीं करता था, बल्कि उसे डोनेट कर देता था बच्चों की पढ़ाई के लिए। उसने खुद से कहा, मैं तान्या का कार्ड यूज नहीं करूंगा। उसने आज तक अपने ससुराल का 1 रुपया भी इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उसके दादाजी हर महीने उसे कुछ 1000 रुपए ट्रांसफर कर दिया करते थे। अभी कुछ वक्त पहले तक उसे अपने दादाजी पर बहुत गुमान था, लेकिन जैसे एक एक करके उसके सामने ये सब बातें आ रही थी तो उसके लिए अपने दादाजी पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था। तभी अचानक उसे याद आया कि इस शहर में ऐसी एक और जगह है जिनके बारे में उसके दादाजी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इसी शहर में उसने 4 BHK फ्लैट लिया हुआ था, जिसके बारे में और किसी को भनक तक नहीं थी। उसने ये फ्लैट अपने नाम से नहीं बल्कि एक कॉलेज स्टूडेंट के नाम से लिया था और उसे पढ़ाने में भी मदद की थी। राघव को यह यकीन था कि उसके दादाजी कभी भी इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं जान पाएंगे। आज वो अपने इस डिसीजन से बहुत खुश था कि उसने ये फैसला लिया था, क्योंकि आज उसके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं था। राघव अपनी स्कूटी स्टार्ट करके वहां से अपने फ्लैट के लिए निकल गया। राघव स्कूटी चलाते हुए सोचने लगा कि अगर ये फ्लैट भी नहीं बचा तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल में आ जाएगा। ये फ्लैट शहर के बहुत पॉश इलाके में था और आज उस फ्लैट की कीमत बहुत बढ़ गई होगी। वो यही सब सोचते हुए जाने लगा। वो जानता था, इसलिए उसने बहुत पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर लिया था कि एक दिन ये उसके काम आएगी। राघव रास्ते में खुद से कहने लगा, मैंने तुम्हारी पढ़ाई में मदद की थी, तो तुम प्लीज मेरा घर मत बेचना। यही सब सोचते सोचते वो अपने फ्लैट के दरवाजे पर पहुंच गया। उसने इस फ्लैट पर फिंगरप्रिंट लॉक लगवाया था, क्योंकि ये बात उसे भी पता थी कि इतने साल वो चाबी नहीं संभाल पाएगा। जैसे ही वो लॉक पर अपनी उंगली रखने वाला था कि उसे अंदर से एक आवाज सुनाई दी और उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। स्याप्पा! ये सुनते ही उसने अपना हाथ पीछे किया तो किसी ने आकर दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही एक प्यारी सी आवाज आई, कौन है? राघव ने अपने मन में कहा, थैंक गॉड, किसी लड़की को ही दिया था मैंने अपना घर।
उस लड़की ने एकटक राघव को देखा और तभी अंदर से एक और लड़की बाहर आई। उसने राघव को पहचानते हुए कहा, आप राघव भैया हैं? ये लड़की 25 साल की लग रही थी और देखने में भी बहुत सुंदर थी। राघव उसे पहचानने की कोशिश कर ही रहा था कि वो राघव से बोली, भैया मुझे पता है कि एक दिन आप जरूर आओगे, इसलिए मैंने आपका फिंगरप्रिंट लॉक भी चेंज नहीं किया था। वो लड़की राघव को देखकर बहुत खुश हो गई और उसने सीधा राघव को गले लगा लिया। राघव को अब समझ आया कि जिस लड़की को वो अपना घर देकर गया था वो अब इतनी बड़ी हो चुकी थी। उसने हंसते हुए राघव से कहा, भैया ऐसा क्या देख रहे हो? मैं अब वो छोटी खुशी नहीं हूं, अब मैं बड़ी हो गई हूं। राघव ने खुशी को देखकर कहा, हाँ तभी तो मैं एकदम से तुम्हें पहचान ही नहीं पाया, क्योंकि अब वो छोटी लड़की बड़ी जो हो गई है और सुंदर भी। तभी खुशी की दोस्त जिसने दरवाजा खोला था वो खुशी की तरफ देखते हुए बोली, ये वही राघव भैया है ना जिनके बारे में तो मुझे हमेशा बताती थी। देखते ही देखते अंदर से खुशी की और फ्रेंड्स भी आ गई थी और सभी राघव को देखकर उसे पसंद कर रही थी। लेकिन राघव सिर्फ वन वुमेन मैन था, इसलिए उसने किसी को भी इस नजर से नहीं देखा। खुशी ने राघव से कहा, भैया बड़े तो आप भी लग रहे हो, कुछ बात है क्या? राघव ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, हाँ शादी जो हो गई है मेरी। ये सुनकर खुशी को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने राघव से कहा, क्या बात है भैया? राघव ने अपने फ्लैट में 4-5 लड़कियों को एक साथ देखकर खुशी से पूछा, कहीं गर्ल्स पीजी तो नहीं चलाने लगी है तू यहाँ? खुशी ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ छोटा सा, और ये जगह बहुत बड़ी थी तो मैंने सबको यहीं बुला लिया। राघव को खुशी के बिजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उसने खुशी को शाबाशी देते हुए कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है खुशी, मैं अपना कुछ सामान लेने आया हूँ, मेरा फ्रीजर अभी भी मेरे रूम में ही है ना? खुशी इस फ्लैट में रहती जरूर थी, लेकिन उसने इतने सालों में राघव के सामान को बिल्कुल भी छेड़ा नहीं था। उसने एक चाबी राघव को देते हुए कहा, भैया आपका सारा खजाना आपके कमरे में ही है, आप आराम से देख लो। राघव ने चाबी ली और अपने स्टडी रूम में चला गया। जैसे ही वो अंदर गया तो उसने देखा कि आज भी यहाँ कुछ नहीं बदला। उसने कुछ पेंटिंग्स को कपबोर्ड में से निकाला और उन्हें देखने लगा। तभी 2 लड़कियों से रहा नहीं गया और वो भी अंदर चली गईं। उन्होंने पेंटिंग्स देखकर राघव से पूछा, भैया क्या ये रियल पेंटिंग्स हैं? राघव ने उन्हें जवाब देते हुए कहा, मुझे देखकर तो मैं लगता है कि मैं फेक कलेक्शन रखूंगा। इस तरह खुशी ने अपने सभी फ्रेंड से राघव को मिलवाया। राघव ने काफी देर सबसे बात की और उसके बाद वो जैसे ही एक पेंटिंग लेकर जाने के लिए तैयार होने लगा, तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक देते हुए कहा, ओए चिकनी दरवाजा खोल जल्दी। तभी सारी लड़कियां डर गईं और किसी एक ने कहा, लगता है वो लोग वापस आ गए हैं। आखिर दरवाजे पर कौन आया था जिससे सभी लड़कियां डर रही थीं? क्या राघव दादाजी से विला को बेचने के पीछे का कारण पूछ पाएगा? क्या राघव दादी के बर्थडे के लिए कोई अच्छा गिफ्ट ले पाएगा? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी और इन सभी की लाइफ में आगे क्या होने वाला है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें राघव बन गया जेंटलमैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। तान्या के कहने पर राघव उसकी दादी के लिए बर्थडे गिफ्ट लेने चला गया था। राघव जानता था कि तान्या की दादी को यूनिक पेंटिंग्स का शौक था, तो वो अपनी पेंटिंग कलेक्शंस में से गिफ्ट लेने गया था। उसे विला जाकर पता चला कि उसके दादाजी ने उसका विला और गाड़ियां भी बेच दी थीं। उसके बाद वो अपने उस फ्लैट पर गया जो उसने एक लड़की खुशी के नाम से लिया था। वहां जाकर वो खुशी और उसकी दोस्तों से मिला। उसने अपनी स्टडी रूम से पेंटिंग्स ली और वो जैसे ही जाने लगा तो दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। राघव को समझ नहीं आया कि इतनी तेज तेज दरवाजा कौन बजा रहा था और उसने देखा कि सभी लड़कियां बहुत ज्यादा डर रही थीं। ये सब देखकर उसको एक बात तो साफ समझ आ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ थी। दरवाजा और तेज बजने लगा तो लड़कियां घबराकर इधर उधर छुपने लगी। एक लड़की ने खुशी को देखते हुए कहा, खुशी दरवाजा मत खोलना, मुझे लगता है कि वही लोग वापस आए हैं। राघव को यह सुनकर बहुत अजीब लगा और उसने खुशी से पूछा, खुशी क्या बात है, कौन है बाहर? खुशी ने डरते हुए बोला, भैया आप दरवाजा मत खोलना, थोड़ी देर में चले जाएंगे ये लोग।
पिछले दिनों में ऐसा कई बार हुआ था कि कुछ लोग फ्लैट के बाहर आकर लड़कियों से बदतमीजी करने की कोशिश करते थे, लेकिन वो झट से दरवाजा बंद कर लेती थी तो वो लोग यहां से चले जाते थे। लेकिन आज वो काफी देर से दरवाजा बजा ही रहे थे और वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी उन लड़कों ने बाहर से दरवाजा बजाते हुए कहा, अरे चिकनी खोलना, अरे चलती है क्या 9 से 12, खोल भी दे जाने मन। राघव ने जब इन लड़कों की बेहुदा बातें सुनी तो उसे बहुत गुस्सा आया। ये सुनकर राघव खुद को रोक नहीं पाया और वो दरवाजे की तरफ जाने लगा। ये देखकर खुशी डर गई। उसने राघव को रोकते हुए कहा, भैया रहने दो, आप बाहर मत जाओ, वो ज्यादा लोग हैं। खुशी की बात सुनकर बाकी लड़कियों ने भी राघव को रोका, लेकिन अब राघव किसी की कहां सुनने वाला था। राघव ने सबकी तरफ देखते हुए बोला, ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम सबको डरने की जरूरत नहीं है। राघव ने यह कहा और वो दरवाजा खोलने चला गया था। खुशी और उसकी फ्रेंड्स भी राघव के पीछे जाकर खड़ी हो गई। किसी ने अपने हाथ में बेलन ले लिया तो किसी ने बैट। बाहर खड़े लड़कों को जैसे ही दरवाजा खोलने की आवाज आई तो वो लोग वापस बोलने लगे, क्या बात है, आज तो बड़ी जल्दी दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही शराब की बदबू बहुत तेज आने लगी और जैसे ही उन लड़कों ने राघव को देखा तो उनमें से एक लड़का बोलने लगा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पसंद की लड़की के घर आने की, तुझे तो मैं अभी बताता हूं। वो लड़का आगे बढ़ा और उसने राघव को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो राघव को उसकी जगह से हिला भी नहीं पाया। उसने गुस्से में राघव से कहा, क्यों अपनी मौत को बुला रहा है। उसने इतना कहा और राघव के मुंह पर मुक्का मारने की कोशिश की। यह देखकर सभी लड़कियां एक साथ चिल्लाने लगी, राघव भैया संभल कर। राघव ने उसका हाथ पकड़ा और उसे जोर से घुमा दिया। जैसे ही राघव ने उसे मारा तो उसका हाथ इतनी तेज दर्द हुआ कि वो राघव पर चिल्लाते हुए बोला, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। तभी उसके पीछे खड़े सभी लड़के राघव की तरफ दौड़कर आने लगे। राघव को जैसे उनसे कोई डर ही नहीं लग रहा था। उसने खुशी की तरफ देखते हुए पूछा, तो खुशी, अभी जब मैं इनकी धुलाई करूंगा तो वो सेल्फ डिफेंस में ही आएंगे ना। हाँ शायद। खुशी ने राघव की बात का जवाब दिया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे टाइम पर भी राघव को मजाक कैसे सूझ रहा था। उसे नहीं पता लगा कि आखिर उसने अभी राघव से क्या कहा था। ओह, फिर तो ठीक है। राघव ने हंसते हुए एक एक को सबक सिखाना शुरू कर दिया। वो सभी लड़के यहाँ ड्रिंक करके आए थे और राघव ने मार मार कर उनका सारा नशा उतार दिया। राघव को देखकर सारी लड़कियां ये सोच रही थीं कि जैसे वो कोई मार्शल आर्ट्स का मास्टर है। वो लड़के किसी भी तरह अपनी जान बचाते हुए वहां से भाग रहे थे। उनमें से एक भागते हुए बोला, अभी रुक यहीं पर, मैं अपने जोजो भाई को बुलाकर लाता हूं। जोजो भाई। राघव को एकदम याद आया कि ये तो उसी आदमी का नाम था जिसको उसने कल बहुत बुरी तरह पीटा था। राघव को बहुत हंसी आ गई। ये देखकर सभी लड़कियां बहुत हैरान हुई और खुशी ने राघव से पूछा, भैया आपने मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग ली है क्या? खुशी और उसकी सारी फ्रेंड्स राघव के बारे में जानना चाहती थी, क्योंकि एक तो वो आराम से उनके फ्लैट में अपना बिजनेस कर पा रही थीं और दूसरा कि आज राघव की वजह से उनको परेशान करने वाले लड़के दुम दबाकर भाग गए थे। सभी लड़कियां बहुत खुश थीं और उनके लिए राघव किसी हीरो से कम नहीं था, इसलिए वो सभी उसके बारे में जानना चाहती थी। हाँ, थोड़ा बहुत सीखा है तो थोड़ा बहुत कर लेता हूं, लेकिन मेरी पावर मेरा पैसा है, राघव ने सबकी तरफ देखकर कहा। सभी लड़कियां राघव की बात को ध्यान से सुनने लगी। तभी राघव ने फिर से कहा, मैं बहुत अमीर हूं, तुम सबको तो पता ही होगा। राघव ये बोलकर जोर से हंसने लगा। राघव सबसे बात कर रहा था और उनके बीच कहानी और किस्से चल ही रहे थे कि तभी राघव के फोन की घंटी बजी। राघव ने जैसे ही फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आवाज आई, टाइम देख रहे हो क्या हुआ है? मैं कुछ नहीं बनाने वाली हूँ, समझे? थोड़ी बहुत शर्म बाकी है तो टाइम पर घर आकर खाना बना लेना। सीरा का मूड बहुत सुबह से ही खराब था, इसलिए उसने राघव को फोन करके सुना दिया। राघव को तो बिल्कुल भी अजीब नहीं लगा, क्योंकि अब उसे ये सब सुनने की आदत हो ही गई थी। बल्कि राघव को यह भी अजीब नहीं लग रहा था कि ये बातें खुशी और उसकी फ्रेंड्स को भी सुनाई दे रही थीं। उसने उन लड़कियों से अपने घर जमाई होने की बात भी नहीं छुपाई थी। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आई एम सॉरी गर्ल्स, लेकिन मुझे अब जाना होगा क्योंकि मेरी सास ने मुझे अभी के अभी घर बुलाया है। खाना बनाने का टाइम भी हो गया है और अगर मैं अभी नहीं पहुंचा तो वो मुझे घर में घुसने भी नहीं देंगी।
राघव ने बहुत आराम से सबको अपनी परेशानी बता दी। भैया तो आप हमें डिनर पर कब बुलाओगे? खुशी ने राघव से पूछा। राघव ने खुशी की बात का जवाब देते हुए कहा, अगली बार पक्का। राघव ने खुशी को अगली बार का वादा तो कर दिया था, लेकिन ये बात वो भी जानता था कि उस घर में किसी को भी बुलाना उसके हाथ में नहीं था। तभी थोड़ी देर में जोजो भाई अपनी गैंग के साथ नीचे पहुंच गया था। उन लड़कों ने जैसे ही जोजो भाई की गैंग को देखा तो किसी के हाथ में पट्टी बंधी थी तो कोई बुरी तरह घायल था। जोजो के शरीर पर भी चोट के कई निशान देखकर उनमें से एक लड़के ने उससे पूछा, भाई क्या किसी ने आप पर हमला किया था? जोजो भाई कल रात की सच्चाई किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उससे कहा, नहीं यार, वो अपुन का एक्सीडेंट हो गया था। तेरे को क्या लगता है अब अपुन को यही दिन देखने पड़ेंगे कि कोई अपुन की गैंग को हाथ लगा दे? हाँ? जोजो भाई उस लड़के पर बहुत गुस्सा होते हुए बोला, और तू जिन लड़कियों के बारे में बोल रहा था ना, कहाँ है वो? वो लड़का डरते हुए बोला, भाई वो यहीं रहती हैं। फिर दूसरा लड़का आगे आया और उसने जोजो भाई से कहा, भाई पता नहीं आज एक लड़का कहां से उनके साथ आया और उसने मार मार कर हमारा ये हाल बना दिया। रियली? मैं देखता है अभी उनको। जोजो भाई ने उस लड़के से कहा। जोजो भाई के अंदर कल रात का गुस्सा अभी भी भरा हुआ था और वो किसी न किसी तरह वो गुस्सा निकालना चाहता था, इसलिए वो इन लड़कियों को सबक सिखाने आ गया। राघव को सभी लड़कियां नीचे छोड़ने आई थीं, तभी जोजो भाई की नजरें उन पर पड़ी। उस लड़के ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, ये रहा वो लड़का और उसके दम पर उछलने वाली लड़कियां। जोजो भाई ने बहुत गुस्से में उन सब की तरफ देखा और आगे रास्ता रोककर खड़ा हो गया। तभी खुशी ने उससे कहा, क्या चाहिए तुम्हें? वहां खड़ी सभी लड़कियां आज से पहले बहुत घबराती थीं, लेकिन जब से राघव ने उन लड़कों को भगाया था तो उनके अंदर भी हिम्मत आ गई थी। जोजो भाई ने जवाब दिया, आजा अब उनके साथ टाइम स्पेंड कर, मजा कर, और क्या। ये सुनते ही उसकी गैंग के सारे लड़के जोर जोर से हंसने लगे। राघव ने जोजो भाई से कहा, अच्छा मजा करने के लिए मुझे ले चल अपने साथ। वो अपनी बात बोलकर हंसने लगा और बाकी सब चुप हो गए। तभी जोजो भाई ने राघव से कहा, लड़कियों को देखकर ज्यादा उछल रहा है क्या? अभी तेरी सारी चर्बी निकाल दूंगा, भाग जा यहां से, चल। जोजो भाई को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अभी वो जिससे ये सब बोल रहा था वो वही इंसान था जिसने कल उसकी इतनी धुलाई की थी। राघव ने जोजो भाई से कहा, अच्छा तो लगता है कल रात की मार बहुत जल्दी भूल गया तू, वापस याद दिलाना पड़ेगा मुझे। राघव की बात सुनकर जोजो भाई को अपने ही कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा कि राघव उसके साथ कोई मजाक कर रहा था। उसने राघव से पूछा, अब क्या 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 मतलब है इस बात का? कल रात जब राघव ने जोजो भाई की धुलाई की थी तब वहां अंधेरा बहुत था और उसने राघव की शक्ल ढंग से देखी नहीं थी, तभी तो आज वो राघव को पहचान नहीं पाया। राघव ने हंसते हुए कहा, अच्छा चल कोई नहीं, मैं याद दिलाता हूं कि मैं कौन हूं। जोजो भाई को साफ साफ याद आ गया कि ये राघव ही था। उसने राघव से कहा, अब मुझे माफ कर दो, मुझसे फिर से पहचानने में गलती हो गई भाई। जोजो भाई की हालत अभी रोने जैसी हो गई थी। हालांकि वो अपनी ही किस्मत को कोस रहा था कि आखिर वो उस इंसान से दूसरी बार कैसे मिल सकता था जिसने कल रात उसकी बहुत बुरी हालत बनाई। राघव ने तभी हंसते हुए कहा, अच्छा गलती हो गई मुझसे, तो अभी मुझे मारने की धमकी कौन दे रहा था? जोजो भाई भारी मुश्किल में पड़ चुका था। वो अपनी जगह से थोड़ा पीछे गया और उसने अपने ही साथियों और उन लड़कों को जोर जोर से थप्पड़ मारा। जिन लड़कों ने कल राघव से मार खाई थी वो तो अभी भी कांप ही रहे थे, लेकिन जिन्हें राघव के बारे में नहीं पता था उन्होंने जोजो भाई से पूछा, भाई आप हमें क्यों मार रहे हो? जोजो भाई ने एक एक चांटा और लगाया और कहा, ये जो सामने खड़े लाए ना, बाप है उनका, बिग डैडी समझा। वहां किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ ये सब हो क्या रहा था। राघव ने पेंटिंग को अपने हाथ से नीचे रखा और वो जोजो भाई के पास जाकर कुछ बोला। आखिर राघव ने जोजो को आगे क्या बोला होगा? क्या राघव का गिफ्ट दादी को पसंद आएगा? क्या राघव कभी झूठी जिंदगी से बाहर निकल पाएगा? क्या दादाजी राघव का भला चाहते थे? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी? राघव ने अपने फ्लैट से दादी के लिए गिफ्ट ले लिया था और फिर वो वहां से जैसे ही जाने के लिए रेडी हुआ तो दरवाजे पर कई लड़के आकर बदतमीजी करने लगे। वो लड़के यहाँ अक्सर आकर लड़कियों को छेड़ा करते थे।
राघव ने उनकी जमकर धुलाई की तो वो लड़के जोजो भाई की गैंग को बुलाकर ले आए। तभी राघव ने जोजो भाई को कल रात की याद दिलाई और जोजो भाई ने अपने ही साथियों को थप्पड़ मारा और राघव को बिग डैडी बोला। तभी राघव जोजो भाई के पास गया। जोजो भाई ने जैसे ही राघव को बिग डैडी बुलाया तो उसके सभी साथी हैरान थे, क्योंकि कल उन दोनों के बीच जो भी बातचीत हुई थी वो और किसी ने नहीं सुनी थी। राघव जोजो भाई के पास जाकर खड़ा हो गया। राघव ने कहा, देख तूने मेरी बात मानी तो आज मैं तुझे फिर से छोड़ रहा हूं, लेकिन आगे से अगर कभी तो मुझे कहीं भी दिखाई दिया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। राघव ने जोजो भाई के पीठ पर हाथ फेरा और उसे धमकाते हुए कहा, अब भाग यहां से अभी के अभी। जोजो भाई फिर से राघव के आगे झुका और बोला, थैंक यू बिग डैडी। उसने फिर अपने सभी साथियों को वहां से भागने का इशारा किया और देखते ही देखते सभी वहां से भाग गए। ये देखते ही खुशी और उसकी फ्रेंड्स को राघव की ताकत का अंदाजा हो गया था। खुशी ने राघव के पास जाकर उससे पूछा, भैया ये आपको बिग डैडी क्यों बोल रहा था? राघव ने हंसते हुए कहा, लंबी कहानी है, कभी और सुनाऊंगा। राघव सभी को बाय करके वहां से चला गया था। सभी लड़कियों ने आज राहत की सांस ली थी, क्योंकि आज के बाद उन्हें कोई भी परेशान करने नहीं आने वाला था। वहीं राघव भी घर का सामान लेने बाजार चला गया। उसे आज राशन लेना था घर के लिए। जैसे ही राघव घर पहुंचा तो उसकी सास सीरा बहुत गुस्से में थी और उसने राघव के घर में घुसते ही खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया। इसी तरह कुछ और दिन बीत गए और तान्या ने अभी तक राघव के गिफ्ट के बारे में वापस नहीं पूछा था। सैटरडे की सुबह को थॉमस परिवार के सभी लोग दादी के बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो गए थे। पीटर थॉमस आज से 20 साल पहले अपने परिवार से अलग हो गए थे और उनकी कमाई उनके बाकी भाइयों से बहुत कम थी। इसलिए पीटर और उसके परिवार का रुतबा थॉमस परिवार के बाकी लोगों से थोड़ा कम था। आज की पार्टी थॉमस मैंशन में थी, जो कि मुंबई शहर के सबसे पॉश इलाके में था। पीटर के फादर की डेथ के बाद पूरे बिजनेस और घर को पीटर की मां अल्बा ने ही देखा था। आज उनकी मां का बर्थडे था और वो अपने परिवार के साथ वहां पहुंचने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ गए थे। जैसे वो सभी गाड़ी में बैठे और तान्या गाड़ी चलाने लगी तो उसकी मां सीरा से रहा नहीं गया। उसने राघव को ताना देते हुए कहा, तान्या आज तो इसे गाड़ी चलाने दे, वहां लोग क्या कहेंगे कि इसका पति तो बहुत अजीब है। तान्या ने कुछ दिन पहले ही अपनी मां को समझाया था, लेकिन वो आज भी बाज नहीं आ रही थी। इसलिए उसने अपनी मां को प्यार से समझाया, मॉम राघव को लाइसेंस अभी कुछ दिन पहले ही मिला है, तो क्या आप बैठ पाओगी अगर वो चलाएगा तो? तान्या की मां राघव को एक भी मौका ताना देने का नहीं छोड़ना चाहती थी। वहीं राघव को बार बार जलील होते देख पीटर को भी बहुत बुरा लगा। राघव ने तान्या को ये तो बताया था कि उसको लाइसेंस अभी मिला था, लेकिन उसने उसे ये नहीं बताया था कि वो सिर्फ गाड़ी चलाना ही नहीं जानता था बल्कि टैंक भी चलाना जानता था। लेकिन अभी वो किसी को कुछ भी समझाने या बताने की हालत में नहीं था। तभी तान्या की मां ने तान्या से पूछा, दादी के लिए गिफ्ट तो ले लिया ना, मुझे भी दिखाओ क्या लेकर आए हो। तान्या की मां को इतने दिनों में एक बार भी ये बात याद नहीं आई थी, लेकिन आज की पार्टी में सबसे जरूरी ये गिफ्ट ही था। पीटर ने अपनी वाइफ सीरा को समझाते हुए कहा, गिफ्ट कितना महंगा है या नहीं इससे कुछ नहीं होता, बस गिफ्ट लेने के पीछे का इरादा अच्छा होना चाहिए। पीटर हमेशा सीरा को समझाने की कोशिश करता था। तान्या गाड़ी तेज चला रही थी ताकि वो जल्दी से वहां पहुंच जाए। अपने हस्बैंड की बात सुनकर सीरा ने गुस्से में जवाब दिया, हाँ, जैसे तुम सोचते हो वैसे कोई नहीं सोचता है। पता नहीं आज हमें क्या क्या देखना पड़ेगा वहां। ये तुम्हारी किताबी बातें वहां काम नहीं आएंगी। राघव ने तान्या की तरफ देखते हुए कहा, तान्या तुम मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि दादी को एक गिफ्ट बहुत पसंद आएगा। राघव तान्या को यकीन दिलाना चाहता था कि उसने दादी के लिए जो गिफ्ट पसंद किया है वो उन्हें बहुत पसंद आएगा। पसंद? राघव की बात सुनकर उसकी सास ने यह कहकर अपना मुंह फेर लिया। आज कई दिनों के बाद उनका पूरा परिवार एक साथ बैठा था, लेकिन गाड़ी का माहौल बिल्कुल गर्म था। कुछ ही देर बाद वो लोग थॉमस मैंशन पहुंच गए। आज थॉमस मैंशन में बहुत अलग तरह का जलसा लगा हुआ था। आज के बर्थडे के लिए उनका परिवार एक साथ एक ही छत के नीचे आया हुआ था। उसी बंगले को देखकर तान्या की मां सीरा ने कहा, हम कब इस तरह के बंगले में रहेंगे? ये कहकर सीरा ने गहरी सांस ली।
हालांकि राघव को ऐसा कुछ नहीं फील हुआ। वो अपनी पिछली नौकरी के चलते कई बार बाहर जाता था और कई महंगी जगहों पर रुकता भी था, जहां हर काम के लिए नौकर होते थे, लेकिन उसे कभी ये नहीं महसूस हुआ कि उसे यही आराम पूरी जिंदगी चाहिए था। सभी अंदर गए और एक दरवाजे पर एक आदमी खड़ा हुआ था जो सबका वेलकम कर रहा था। जैसे ही सबने राघव को आते हुए देखा तो एक दूसरे से कहने लगे, अरे लो आ गया थॉमस परिवार का घर जमाई। पता नहीं तान्या ने इसमें क्या देखा जो इसको खुद के लिए पसंद कर लिया। ऐसा पहले भी कई बार होता था कि जब भी राघव किसी फैमिली फंक्शन में जाता था तो कई लोग उसके बारे में कुछ ना कुछ बोला करते थे। सीरा को यह सब देखकर राघव पर और गुस्सा आ रहा था। जैसे ही सबने तान्या को देखा तो उसके कजन्स उसके पास आकर उससे बोलने लगे, अरे तान्या, थैंक गॉड तुम आ गई, कितना टाइम हुआ हमें मिले हुए। तान्या के कजन्स बहुत अच्छे से तैयार होकर आए थे और सभी ने बहुत महंगे महंगे कपड़े पहने हुए थे। राघव को तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो ये सब कोई सेलिब्रिटी हो जो रेड कारपेट पर वॉक करने के लिए आए हों। तान्या को समझ आ रहा था कि यहाँ हर कोई राघव को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तान्या राघव के साथ ही खड़ी थी ताकि उसे भी ये सब फील ना हो। राघव ने तान्या से कहा, तुम परेशान मत होना तान्या, इस बार मैं तुम्हें अपसेट नहीं होने दूंगा। तान्या को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने राघव को धीरे से कहा, अच्छा तुम देख नहीं रहे हो क्या कि सब तुम्हारे लिए क्या क्या बोल रहे हैं। तान्या और राघव की जोड़ी को कोई भी पसंद नहीं करता था। हर कोई इनके बारे में कुछ ना कुछ बोलता ही रहता था। तान्या सोच रही थी कि अभी तो आगे बहुत कुछ होना बाकी है। तान्या राघव एक साथ खड़े तो थे, लेकिन वो दोनों ही कुछ ना कुछ सोच ही रहे थे कि तभी राघव ने तान्या की तरफ देखते हुए कहा, मेरी बात का विश्वास करो तान्या, आज के बाद तुम्हें कभी भी किसी के भी सामने कम महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। तान्या और राघव एक दूसरे से अपने मन की बातें बहुत कम किया करते थे और आज तान्या को जब राघव ने इतना कुछ बताया था तो तान्या ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, देखो जब मैंने पिछले 2 सालों से तुम्हें कुछ नहीं कहा तो आज भी नहीं कहूंगी। जब आज तक तुमने ऐसा कोई काम किया नहीं है तो आज भी मुझे तुमसे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। तान्या राघव को साफ साफ अपनी बात कहना चाहती थी क्योंकि उसने कभी इस तरह खुलकर राघव को कुछ भी नहीं बताया था। हाँ मैं समझता हूं, राघव ने तान्या से कहा। हालांकि तान्या के शब्द राघव के दिल को चीरते हुए लगे थे, लेकिन वो अभी तान्या को दुखी नहीं करना चाहता था। तान्या की दादी अब पार्टी में पहुंच चुकी थी और हर कोई उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहा था। वहीं राघव अपनी जगह पर बैठा था। तभी तान्या का एक कजन शान वहां आया और उसने दादी को एक पेंटिंग गिफ्ट में दे दी। शान एक बहुत ही शो ऑफ किस्म का लड़का था जिसकी उम्र 23 साल थी। उसे खुद पर बहुत घमंड था और वो दादी को इम्प्रेस करने की कोशिश में हमेशा लगा हुआ रहता था। दादी ने जैसे ही वो पेंटिंग देखी तो वो हंसते हुए बोली, ये पेंटिंग तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है शान, ये असली लग रही है मुझे। तभी शान की मां ने कहा, हाँ हमारा बेटा तो बहुत काबिल है, तभी तो अपनी दादी के लिए 5 लाख की पेंटिंग खुद लेकर आया है। ये अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। तभी शान के डैड ने कहा, अरे ये तो कुछ भी नहीं, शान ने इसके ऊपर जो फ्रेमिंग करवाई है उससे तो ये पूरे 10 लाख की पेंटिंग बन गई है। तभी शान बीच में बोला, ओह मॉम डैड, दादी के लिए मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं राघव ये सब देखते हुए सोचने लगा, लो हो गया शुरू गिफ्ट्स का दिखावा। यहां मौजूद हर किसी शख्स को पता था कि दादी को एंटीक्स चीजों का बहुत शौक था, इसलिए आज हर कोई अपने गिफ्ट को एंटीक कहने पर ही तुला हुआ था। तभी शान ने तान्या की तरफ देखते हुए अकड़ में कहा, तो तान्या अब तुम भी दिखाओ कि तुम और तुम्हारा ये काबिल हस्बैंड दादी के लिए क्या गिफ्ट लेकर आए हो। शान राघव को नीचा दिखाना चाहता था क्योंकि वो एक घर जमाई था और वो राघव को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। शान को आज रोकने वाला कोई नहीं था क्योंकि वो दादी का फेवरेट पोता था। शान तान्या से भी जलता था क्योंकि तान्या ने अपने दम पर अपना बिजनेस खड़ा किया था और शान अभी तक अपने दम पर कुछ भी नहीं कर पाया था। तान्या ने शान से कहा, वैसे तो तुम हमारा कभी हालचाल नहीं लेते हो, लेकिन आज तुम्हें क्या हुआ है। शान ने तान्या की बात का जवाब देते हुए कहा, तान्या मुझे तुम्हारी यही बात बिल्कुल पसंद नहीं है। हम सब एक फैमिली का हिस्सा हैं, तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए और ख्याल रखना चाहिए। शान जानबूझकर चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा था ताकि वो दादी को ये बता सके कि अपनी पूरी फैमिली के लिए वो कितना सोचता था। तभी हर कोई शान की बात सुनकर तान्या को समझाने लगा कि वो शान को गलत समझ रही थी। तभी शान ने राघव से कहा,
राघव तुम्हें तो मर्द बनकर बात करनी चाहिए ना, तुम क्यों चुप हो? अच्छा तुम तो घर जमाई हो ना। और ये बात बोलकर बहुत तेज तेज हंसने लगा और उसके पीछे सभी लोग राघव पर हंसने लगे। राघव ने चुपचाप अपना गिफ्ट निकाला और दादी के पास जाकर उनको दे दिया। दादी ने जैसे ही वो गिफ्ट खोला तो वो शॉक्ड हो गई। ये पेंटिंग सेम शान की पेंटिंग जैसी ही थी। तभी दादी ने पूछा, इन दोनों में से असली कौन सी है और नकली कौन सी? क्या दादी को असली और नकली पेंटिंग का फर्क पता चल पाएगा? क्या राघव आज दादी को इम्प्रेस कर पाएगा? क्या शान का दिखावा दादी समझ पाएंगी? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी और इन सबकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें राघव बन गया जेंटलमैन, सिर्फ पॉकेट एफएम पर। राघव ने जोजो भाई को सबक सिखा दिया था और उसे वहां कभी ना दिखने की धमकी दी थी। खुशी और उसकी फ्रेंड्स भी बहुत रिलैक्स हो गई थी कि आज के बाद उनको कोई भी परेशान करने नहीं आएगा। राघव और उसका परिवार दादी के बर्थडे के लिए थॉमस मैंशन पहुंचे। बर्थडे पार्टी में सब राघव के लिए कुछ ना कुछ कहने लगे। दादी का चहेता पोता शान उनके लिए एक पेंटिंग लेकर आया था। उसने राघव को भी नीचा दिखाने की कोशिश की। राघव ने भी दादी को अपनी लाई हुई पेंटिंग दे दी। राघव ने जैसे ही दादी को उनका बर्थडे गिफ्ट दिया तो हर किसी की नजर उसके गिफ्ट पर ही थी। राघव और शान दोनों ही दादी के लिए बिल्कुल सेम पेंटिंग लेकर आए थे। शान को तो यकीन ही नहीं हुआ कि राघव उसके जैसी पेंटिंग ही लेकर आ जाएगा। ये कोई इत्तेफाक ही था, लेकिन शान को अब बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर कोई भी उसके जैसा गिफ्ट कैसे लेकर आ सकता है। अब ऐसा लग रहा था मानो हर कोई यही जानना चाहता था कि असली कौन सी है और नकली कौन सी। तभी वहां हर कोई राघव को फिर से कुछ ना कुछ कहने लग गया। किसी ने कहा, राघव तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी को नकली पेंटिंग देने की? तो कोई बोला, तुम लोगों के पास इतने पैसे तो है नहीं कि असली पेंटिंग अफोर्ड कर पाओगे। किसी और ने कहा, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ऐसा करना चाहिए था। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा। हर कोई ये सोचकर बैठा था कि अगर राघव गिफ्ट लाया है तो वो नकली ही होगा। ये सब देखकर शान को बहुत मजा आ रहा था। तानिया जो अब तक बिल्कुल चुप बैठी थी, उसे तो और गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने राघव को अपना कार्ड देकर कहा था कि कुछ अच्छा गिफ्ट लेकर आना। लेकिन आज उसी राघव की वजह से उसे इन सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा था। तानिया का चेहरा देखकर राघव खड़ा हुआ। उसने सबके सामने कहा, इतनी जल्दी में कोई डिसीजन मत लो आप सब। राघव ने अपनी पेंटिंग को सबके सामने रखा और सभी लोग दोनों पेंटिंग्स को गौर से देखने लगे। राघव आगे कुछ कहने ही वाला था कि शान बीच में ही बोल पड़ा। शान ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, राघव तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम नकली पेंटिंग ले आए हो दादी को गिफ्ट करने, और वो भी बिल्कुल मेरी पेंटिंग के जैसी। ये तो तुम कहीं रोड साइड से उठाकर लाए हो लगता है। और शान ये बोलकर जोर जोर से हंसने लगा। राघव से भी रहा नहीं गया और उसने शान से कहा, अच्छा तुम्हें इतना कैसे पता है? राघव ने अपने दादाजी के साथ भी कई देश देखे थे और खुद भी वो बहुत जगह घूमा हुआ था। उसे उतना तो पेंटिंग देखकर ही पता चल जाता था कि वो पेंटिंग फेक है या नहीं। अब पार्टी में हर किसी के मन में यही जानने का एक्साइटमेंट था कि असली पेंटिंग कौन सी थी और नकली कौन सी। तभी किसी ने कहा, तानिया राघव एक अच्छा लड़का है, मुझे नहीं लगता कि वो नकली पेंटिंग लेकर आएगा। तभी सबने आपस में खुसर पुसर करना शुरू कर दिया और अब कोई भी इस बारे में आगे बात नहीं कर रहा था। तभी तान्या ने राघव से पूछा, राघव तुम्हें क्या हो गया है? क्यों बार बार शान की पेंटिंग को देख रहे हो? वो नकली है। राघव ने बोला तो बहुत धीरे से था, लेकिन शान और बाकी सभी रिश्तेदारों ने भी ये बात सुन ली थी। जैसे ही शान ने यह सुना कि राघव ने उसकी पेंटिंग को फेक कहा, वो तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ। उसने दोनों पेंटिंग सबके सामने वापस लगाई और कहा, राघव मैं ये पेंटिंग 10 लाख में लाया हूं, तो फेक ये नहीं है बल्कि फेक ये है। ये तुम्हारी रोड साइड से लाई हुई पेंटिंग। शान चाहे कितना भी छुपा रहा था, लेकिन राघव को तो एक नजर में ही पता चल गया था कि शान फेक पेंटिंग लेकर आया था। वो बाकी सबको तो बेवकूफ बना सकता था, लेकिन राघव को नहीं। राघव ने तान्या से कहा, ये लगभग असली जैसी रही है, लेकिन यह है नहीं। तभी दादी, जो अभी थोड़ी देर पहले अपने रूम में गई थी, वो वापस आई तो उन्होंने देखा कि हर कोई कुछ ना कुछ बोल रहा था। सब क्या बातें कर रहे हैं? दादी ने अंदर आते हुए कहा। एक आदमी ने खड़े होकर कहा,
दादी, हम सब ये बातें कर रहे हैं कि शान और राघव की पेंटिंग में से कौन सी असली है और कौन सी नकली। आप देखो एक बार। सभी चाहते थे कि असली और नकली की पहचान आज ही हो जाए और वो दादी ही करें, क्योंकि उन्हें एंटीक चीजों का बहुत शौक था, इसलिए इन सब के बारे में ज्यादा पता भी था। दादी दोनों पेंटिंग्स के पास जाकर खड़ी हो गई और दोनों को ध्यान से देखने लगी। दादी ने कहा, ओह, दोनों बिल्कुल सेम। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे बर्थडे पर ऐसा होगा कि एक जैसे दो गिफ्ट मुझे मिलेंगे। उन्होंने अपने नौकर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जाओ जाकर मेरा मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आओ। मैं अभी बता दूंगी कि कौन सी पेंटिंग असली है और कौन सी नकली। जैसे ही दादी हॉल में आ गई थी तो सब बिल्कुल चुप हो गए थे। दादी की पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि कोई भी उनके सामने कुछ बोल नहीं पाता था। नौकर ने दादी को मैग्नीफाइंग ग्लास दे दिए और वो दोनों पेंटिंग्स को देखने लगी। हालांकि दादी शान को बहुत पसंद करती थी, इसलिए उन्होंने पहले ही सोच लिया था कि शान उनके लिए नकली पेंटिंग तो ला ही नहीं सकता था, तो जरूर राघव ने ही ये किया होगा। दादी ने अपने मन में फैसला तो पहले ही सुना दिया था। सीरा और पीटर भी दादी के फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तान्या अभी भी बहुत बेसब्र हो रही थी, क्योंकि उसने पहली बार राघव पर विश्वास जो किया था। तान्या ने राघव से कहा, आई होप जो मैं सोच रही हूं वही हो। राघव ने तान्या की तरफ देखकर हाँ में सिर हिला दिया। किसी रिश्तेदार ने तान्या की तरफ देखते हुए कहा, तान्या, तुम्हारी फैमिली की वजह से हम सबको ये सब झेलना पड़ रहा है। तभी शान खड़ा हुआ और उसने राघव से कहा, तुम तो मेरी पेंटिंग को नकली बोल रहे थे, लेकिन नकली तो तुम्हारी पेंटिंग है, क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि तुम इतने महंगे गिफ्ट्स ले पाओ। और भी कुछ कहना है तुमको तो कहो आगे। शान ये बोलकर हंसने लगा। यही अब तान्या को यकीन हो गया था कि राघव ने इस बार भी उसका काम ठीक तरह से नहीं किया था। उसने राघव को अपना कार्ड तक दे दिया था, लेकिन फिर भी वो अच्छा गिफ्ट नहीं ला पाया। ये सोच सोच कर तान्या का दिल बैठा जा रहा था। सीरा को तो राघव पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो उसे घर जाकर अच्छा सबक सिखाना चाहती थी। सीरा ने राघव से कहा, पागल कहीं के, तुम्हें नहीं पता कि गिफ्ट कैसे लेते हैं? मुझे तो इस तान्या पर यकीन नहीं आता है। आखिर उसने तुम जैसे लड़के से शादी की ही क्यों? राघव की सास सीरा उस पर बहुत गुस्सा थी और उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। सीरा ने इस मौके का बहुत बेसब्री से इंतजार किया था कि आज वो दादी को इम्प्रेस करके फिर से इस खानदान में अपनी जगह बना लेगी, लेकिन उसका पूरा प्लान फेल हो गया था। तभी दादी ने सबसे कहा, हम सभी एक फैमिली का हिस्सा हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस बारे में और बात करनी चाहिए। शान आगे आया और उसने दादी को बैठने में मदद की। अब राघव और उसकी फैमिली एक तरफ जाकर बैठ गए थे और कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता था। सीरा को राघव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो देख रही थी कि कैसे बाकी सभी परिवार हंस हंसकर एक दूसरे से बात कर रहे थे और उनके परिवार की तरफ कोई देख भी नहीं रहा था। सीरा ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, पता नहीं मैंने पिछले जन्म में क्या पाप किए थे जो मुझे ऐसा दामाद मिला। सीरा को अभी राघव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दादी ने शान से कहा, शानू, तुझे क्या हुआ है? जिस पेंटिंग को तुम लेकर आए हो उसके असली मालिक ने उसे 5 साल पहले 50 लाख में किसी गुमनाम आदमी को बेचा था, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? दादी को शान से ये उम्मीद नहीं थी कि वो उनसे ऐसे झूठ बोलेगा। दादी, मुझे खुद नहीं पता। शान को ऐसा लगा जैसे उसके प्लान पर पानी फिर गया था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब वो दादी को आगे क्या कहे। उसे तो पता ही था कि वो नकली पेंटिंग लेकर आया था, लेकिन उसे लगा था कि दादी को इसके बारे में कभी पता नहीं चलेगा। दादी ने भी सबके सामने इस बात को नहीं कहा, क्योंकि इसमें शान की भी बहुत बेइज्जती होती। शान को परेशान देखकर दादी ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि तू मुझे खुश करना चाहता था, इसलिए अब परेशान मत हो। यह सुनते ही शान को बहुत शांति मिली, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि दादी उससे नाराज हो कभी भी। शान वहां से खड़ा हुआ और राघव के पास जाकर धीरे से बोला, राघव, तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते थे तो मैं तुम्हें बता दूं कि इन सबसे कुछ नहीं होगा। मेरी दादी हमेशा मेरा ही साथ देंगी, ना कि किसी अहरे गहरे घर जमाई का। और अब तो तुम अगर असली पेंटिंग भी लेकर आ जाओगे ना, तब भी दादी उसे नकली ही समझेंगी, क्योंकि वो तुम पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती है। शान अपनी बात बोलकर वहां से चला गया।
जैसे ही शान गया तो राघव ने मन ही मन सोचा, हाँ, यह तो मुझे पता चल ही गया कि यहां कौन क्या सोचता है। शान ने राघव की पेंटिंग को कबाड़ की तरफ साइड में रख दिया। राघव से यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी महंगी और असली पेंटिंग को ये लोग ऐसे फेंक रहे थे। तान्या ने राघव से पूछा, क्या बोल के गया ये? अब कुछ नहीं, राघव ने जवाब दिया। तभी वहां शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन मिस्टर गुप्ता आए और हर कोई उनके स्वागत में खड़ा हो गया। दादी ने उनको अपने पास बैठाया और सबसे कहा, ये हमारे आज के स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर गुप्ता। ये इस शहर के जाने माने बिजनेसमैन और बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं। दादी से इतनी तारीफ सुनकर मिस्टर गुप्ता ने कहा, ये जो कह रही हैं वो इसलिए बोल रही हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, वरना तो इस नाचीज में इतना कुछ खास है नहीं। मिस्टर गुप्ता बहुत ही सरल आदमी थे और उनको आर्ट का शौक बहुत ज्यादा था और उन्हीं से यह शौक तान्या की दादी को भी लगा था। वो जब अंदर आ रहे थे तो उन्होंने राघव की लाई हुई पेंटिंग को बाहर पड़े देखा था, तो उन्होंने दादी से पूछा, ये जो बाहर पेंटिंग है वो? दादी ने उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, ये तो मेरे एक निकम्मे दामाद ने मुझे बर्थडे गिफ्ट दिया था। तभी मिस्टर गुप्ता ने जोर से कहा, लेकिन वो तो असली पेंटिंग है, उसे ऐसे बाहर क्यों फेंक दिया है? ये सुनते ही हर कोई सन्न रह गया। क्या मिस्टर गुप्ता जो बोल रहे थे वो सच था? क्या शान की पेंटिंग की असलियत सबको पता लगेगी? दादी अब क्या रिएक्ट करेंगी? आगे क्या मोड़ लेगी ये कहानी और इन सभी की लाइफ में आगे क्या होने वाला है,